हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और हम लोग यहाँ पर केमिस्ट्री का बहुत ही फास्ट, बहुत ही क्विक रिवीजन कर रहे हैं। और आज हम लोग जो टॉपिक लेके आए हैं रिवीजन का वो है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, आज आते हैं हम लोग यहाँ पर देखते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में क्या है, क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है हम लोगों को, तो मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ। चलिए यहाँ पर स्टार्ट करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। देखो, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को भी अगर हम लोग देखें यहाँ पर इसको दो पार्ट में बांट सकते हैं, एक यहाँ पर इलेक्ट्रो और एक दूसरा यहाँ पर केमिस्ट्री। तो इलेक्ट्रो यहाँ से आया है इलेक्ट्रिसिटी से, ध्यान से देना, यहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी की बात कर रहे हैं। और केमिस्ट्री का मतलब यहाँ पर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन से बात करने वाले हैं। तो कहने का मतलब ये जो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री है यहाँ पर हम रिलेशन देखने वाले हैं, किसके बीच में रिलेशन देखने वाले हैं, इलेक्ट्रिसिटी का केमिकल रिएक्शन से। ठीक है, कैसे किसी केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस किया जा सकता है, या फिर किसी रिएक्शन से अगर बात करते हैं वो होना तो नहीं चाहता लेकिन वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे दिया जाता है तो वहाँ पर रिएक्शन होने लगती है। तो कहने का मतलब इस पूरे टॉपिक में आपको यही दो टॉपिक्स पढ़ने हैं, कैसे कि किसी भी केमिकल रिएक्शन के द्वारा इलेक्ट्रिसिटी खुद प्रोड्यूस हो रही है, केमिकल रिएक्शन संपन्न हो रही है। ठीक है, वो क्या कर रहा है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके दे रहा है। और एक ऐसी रिएक्शंस होगी जो खुद से होना नहीं चाहती है, लेकिन अगर वहाँ पर हम इलेक्ट्रिसिटी दे देते हैं तो वहाँ पर क्या हो जाता है, केमिकल रिएक्शंस होने लगती हैं। तो ओवरऑल यहाँ पर आपको किस पे फोकस करना है हम लोग बात करते हैं। तो पहला होगा यहाँ पर नंबर 1, जहाँ पर क्या हो जाएगा, कोई केमिकल रिएक्शन होगी। ठीक है, कोई केमिकल रिएक्शंस होगी और उसी की वजह से वहाँ पर क्या हो जाएगा, आप बताओगे, इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी वहाँ पर प्रोड्यूस होगी। और दूसरा यहाँ पर क्या बताया गया कि हम लोग क्या करेंगे, वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी दे करके, ठीक है, करंट दे करके क्या करेंगे, वहाँ पर हम लोग किसी केमिकल रिएक्शन को कराएंगे। वहाँ पर तो पूरे दो प्रोसेस यहाँ पर देखना है। एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर अगर हम लोग इलेक्ट्रिसिटी मिल रही है हमको केमिकल रिएक्शन से, ये जो भी प्रोसेस होगा हमेशा क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब कोई भी रिएक्शन स्वतः होना चाहती है, खुद से। यहाँ पर कोई भी ज़बरदस्ती नहीं है, ये केमिकल रिएक्शन खुद होती है और वहाँ पर क्या करती है, इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है। और बताया गया एक चीज़ याद रखना, कोई भी रिएक्शन अगर स्पॉन्टेनियस है तो वहाँ पर डेल्टा जी की वैल्यू ऑलवेज क्या हो जाएगा, लेस देन 0 होता है। ठीक है, लेकिन अगर हम लोग यहाँ पर दूसरे केस की बात करते हैं जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ठीक है, अगर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे कोई केमिकल रिएक्शन कौन कराता है, इलेक्ट्रिसिटी। कहने का मतलब जब वहाँ पर करंट का फ्लो कराते हैं, ठीक है, किसी भी केमिकल रिएक्शन से हमने रिएक्टेंट्स को ले लिया होगा, वहाँ पर जब हम लोग करंट का फ्लो कराते हैं तब जाकर के रिएक्शन स्टार्ट होता है। मतलब वो खुद से होना नहीं चाहते हैं, उनको बाहर से ज़बरदस्ती कराया जा रहा है। और जो रिएक्शन को बाहर से ज़बरदस्ती कराया जाता है उसको कहा जाता है नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, उसको नॉन स्पॉन्टेनियस के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो समझ में आया सबको। तो कहने का मतलब यहाँ पर दो टॉपिक्स हम लोग को पूरा पढ़ना है पूरी इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। यहाँ पर केमिकल रिएक्शन से इलेक्ट्रिसिटी, फिर बताया इलेक्ट्रिसिटी से केमिकल रिएक्शन। तो हम लोग क्या करते हैं, एक से यहाँ पर एक एक करके इसको देखना शुरू करते हैं। चलिए, यहाँ पर सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। पहला जो टॉपिक हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करेंगे, गैल्वानिक सेल, और उसमें हम लोग एग्जांपल जो लेंगे गैल्वानिक सेल में डेनियल सेल। ठीक है, और ये सब करेंगे क्या, मैंने आपको बताया वहाँ पर कोई केमिकल रिएक्शन होगी और केमिकल रिएक्शन की वजह से वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी, करंट वहाँ पर उत्पन्न होगी। ठीक है, तो कहने का मतलब इसको और अच्छी भाषा में कहें कि कोई केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाएगी किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, केमिकल रिएक्शंस होगी, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी, मतलब केमिकल एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है किसमें, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। ठीक है, और इसको कैसे समझते हैं, यहाँ पर बात आती है डेनियल सेल से बताया गया इसको। और डेनियल सेल क्या होता है उसका एक एग्जांपल यहाँ पर बताया गया है, सो गैल्वानिक सेल से बताया गया है, और गैल्वानिक सेल का एक एग्जांपल डेनियल सेल है। इसको हम लोग यहाँ पर देखते हैं कैसे यहाँ पर बनाया गया, कैसे क्या होता है, कैसे केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी यहाँ पर प्रोड्यूस होती है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, जल्दी से मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ क्योंकि हम लोग यहाँ पर रिविजन कर रहे हैं। तो बताया कि हम लोग दो बीकर लेकर के चलते हैं। ऐसे दो बीकर ले लिया और पहले वाले बीकर में मैंने यहाँ पर एक केमिकल भर दिया जिसका नाम था यहाँ पर ZnSO4। ठीक है, एक्वस। और दूसरे वाले बीकर में मैंने क्या किया, यहाँ पर CuSO4 भर दिया। ठीक है, CuSO4 को यहाँ पर भर दिया। ऐसे दो बीकर लिया, दोनों हमने एक सोल्यूशन अलग अलग भर दिया। पहले वाले में ZnSO4, दूसरे में CuSO4 किया। अब ZnSO4 के सोल्यूशन में क्या किया गया, यहाँ पर एक रॉड को लाया गया। ठीक है, एक रॉड को यहाँ पर डिप किया गया और ये रॉड किसका था आपको बताया, जिंक का। तो जिंक का एक रॉड यहाँ पर क्या किया जाता है, इसी ZnSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। और एक रॉड और लेके आते हैं, यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं,
ठीक है, उसको क्या करते हैं CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया जाता है। ये रॉड यहाँ पर कॉपर का है, ठीक है। तो कहने का मतलब जिंक की रॉड को ZnSO4 में डाल दिया गया, कॉपर की रॉड को CuSO4 के सोल्यूशन में डाल दिया गया है, ठीक है। अब होता क्या है बताइए कि हम लोग क्या करते हैं, सर्किट को कंप्लीट करते हैं। कैसे कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर बताया गया जिंक की रॉड को और कॉपर की रॉड को किसी एक गैल्वेनोमीटर से हम लोग यहाँ पर जोड़ देते हैं, जो हमें यहाँ पर बताएगा करंट का फ्लो हो रहा है कि नहीं है, ठीक है, करंट यहाँ पर जनरेट हो रही है कि नहीं हो रही है, ठीक है, ऐसे जोड़ दिया यहाँ पर। अब देखें यहाँ पर क्या होता है, जैसे हम यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करते हैं, ठीक है, इसमें क्या क्या होने वाला है यहाँ पर बताया गया। जो ये वाला सेल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, यहाँ से जिंक जो है, जिंक जो मेटल है, जिंक जो सॉलिड है, ध्यान देना, जिंक जो सॉलिड फॉर्म है, ये जो हुआ यहाँ पर इसकी रॉड, इससे क्या हो जाएगा, निकलना बाहर शुरू होगा कौन, आप बताओगे Zn2+ सोल्यूशन में आना शुरू कर देगा, ठीक है। तो इसी से क्या करेगा, ये जो रॉड आपको दिखाई दे रहा है, इससे Zn2+ सोल्यूशन में आना शुरू कर देते हैं। जैसे सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, Zn2+ क्या करते हैं, सोल्यूशन में आने लगते हैं, इससे बाहर निकलने लगते हैं। यहाँ पर वो कैसे निकलता है, आप बताओगे जिंक जो है यहाँ पर ये सॉलिड, ये क्या करता है, Zn2+ और 2 इलेक्ट्रॉन में टूट जाता है, और Zn2+ दौड़ दौड़ के क्या करते हैं, सोल्यूशन में आने लगते हैं। 2 इलेक्ट्रॉन जो होता है वो कहाँ पर मिलेगा आपको, ये इलेक्ट्रॉन इसी रॉड पे ऐसे बने रहते हैं, ठीक है, ऐसे बना रहता है। और क्या हो जाएगा, जब यहाँ पर सर्किट कंप्लीट होती है तो जाहिर सी बात है आपको दिखेगा यहाँ पर, जब इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा होगी, इलेक्ट्रॉन अपनी अधिक मात्रा से कम मात्रा की तरफ जाएगा और इलेक्ट्रॉन यहाँ से क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा। इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, यहाँ से मूव करना शुरू करेगा। और दूसरी तरफ यहाँ पर क्या हो जाता है, दूसरे वाले रॉड में देखते हैं, यहाँ पर दूसरे वाले बीकर में आपको पता है यहाँ पर CuSO4 लेकर के चले हैं, तो इस पूरे सोल्यूशन में क्या होगा, Cu2+ आयन होगा, SO4- होगा, Cu2+ आयन होगा, ऐसे, क्योंकि ये एक्वस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में नहीं होगा, ये डिसोशिएट हुआ होगा कैसे, Cu2+ एक्वस और SO4 2- में गया होगा, ठीक है, ऐसे। अब पूरे सोल्यूशन में यहाँ पर Cu2+ ऐसे बने हुए हैं। फिर क्या हो जाता है, यहाँ पर ये Cu2+ क्या करते हैं, यहाँ से जो आपको रॉड दिखाई दे रहा है, इससे 2 इलेक्ट्रॉन को सब एक्सेप्ट करते हैं, ठीक है। ये क्या करते हैं, ये लोग 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। यहाँ पर जितने भी सोल्यूशन में Cu2+ आयन थे, ये रॉड से, जो कॉपर की रॉड है, इसे क्या करते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं, कुछ ऐसे। Cu2+ एक्वस जो यहाँ पर सोल्यूशन में पड़े हुए थे, ये क्या करते हैं, इस रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करते हैं। और जाहिर सी बात है यहाँ पर जब ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करें, इनके ऊपर 2+ चार्ज, ये 2- चार्ज इनको मिलेगा, ये क्या हो जाएंगे, Cu सॉलिड में कन्वर्ट हो जाएंगे। तो कहने का मतलब जो भी कॉपर आयन यहाँ पर दिखाई दे रहा है, वो इस कॉपर रॉड से 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करके क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाएंगे और इसी के ऊपर, ठीक है, यहाँ पर मैं आपको जो यहाँ पर इसे डॉट डॉट दिखा रहा हूँ, इसी के ऊपर बैठने लगते हैं, इसी रॉड के ऊपर क्या करते हैं, आकर के इकट्ठा हो जाते हैं। Cu2+ 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करके कॉपर सॉलिड के रूप में आकर के इसी कॉपर की रॉड के ऊपर एकत्रित होने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। फिर अगर आप देखते हैं यहाँ पर क्या हो रहा है पूरा प्रोसेस, ये इलेक्ट्रॉन जो यहाँ से निकले हुए हैं, यहाँ से जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होता है इस रॉड पे, वो क्या करते हैं, ऐसे चलते हैं और जा करके यहाँ पर मिलते हैं। अच्छा, आपको पता है यहाँ पर प्लस की मात्रा इस रॉड पे, प्लस वाले तो यहाँ पर सोल्यूशन में कूद रहे हैं, ठीक है, सोल्यूशन में चले जा रहे हैं। और यहाँ पर इस रॉड पे अगर देखा जाए अधिक मात्रा किसकी है, आप बताओगे इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा होगी। और इलेक्ट्रॉन की अधिक मात्रा होने की वजह से आपको पता है इसके ऊपर माइनस चार्ज ज़्यादा हो जाएगा, और माइनस चार्ज होने की वजह से इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव चार्ज। इस रॉड के ऊपर क्या हो जाता है, नेगेटिव चार्ज। और आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है माइनस चार्ज क्या हो रहा है इससे, ठीक है, वो आ रहे हैं यहाँ पर सोल्यूशन में, ठीक है, किसी को न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, मतलब यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की मात्रा कम हो रही है। ओवरऑल इसके रिस्पेक्ट में, इस रॉड के रिस्पेक्ट में अगर इसको देखते हैं, कहेंगे इसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, ठीक है, विद एक दूसरे के रिस्पेक्ट में देखा जाता है। तो ओवरऑल आपको समझ में आता है यहाँ पर जिंक का जो रॉड है इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज आता है और कॉपर के रॉड के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आता है। और इसी को हम लोग यहाँ पर एनोड के नाम से जानते हैं, ध्यान देना, एनोड के नाम से जाना जाता है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, यहाँ पर इसको हम लोग कैथोड कहते हैं। तो कॉपर की रॉड कैथोड की तरह काम करता है और जिंक की रॉड यहाँ पर एनोड की तरह काम करता है। इसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है। चलिए यहाँ पर बात करते हैं, आपको क्या दिखाई दे रहा है, कोई जीरो ऑक्सीडेशन से यहाँ हो रहा है, क्या यहाँ पर +2 ऑक्सीडेशन में नंबर में जा रहा है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो ये दोनों मिल करके यहाँ पर इस साइड वाला पार्ट, इस साइड वाला, दोनों जब मिलते हैं तो यहाँ पर एक शेल बन के तैयार होता है। लेकिन उसका अगर एक एक पार्ट की बात करते हैं, इसकी और इसकी, इसको कहा जाता है हाफ शेल कहा जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर इस हाफ शेल में आपको दिखाई दे रहा है कोई जीरो ऑक्सीडेशन से +2 में जा रहा है, मतलब इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। और इसको हम लोग क्या कहते हैं, आप बताओगे, ऑक्सीडेशन हाफ शेल,
ठीक है। इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल कहा जाता है, शॉर्ट हम लोग ऐसे लिखेंगे HOHC, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल। और इधर क्या हो रहा है, आपको इधर दिख रहा है कि यहाँ पर सोल्यूशन में क्या हो रहा है, कॉपर 2 प्लस ये क्या करते हैं, न्यूट्रलाइज होते हैं और इसी रॉड के ऊपर जाकर के बैठना शुरू कर देते हैं। इसका मतलब इनका रिडक्शन हो रहा है, +2 ऑक्सीडेशन नंबर्स वो 0 हो रहे हैं, ये रिडक्शन हो रहा है, तो इसको कहा जाता है रिडक्शन हाफ शेल के नाम से इसको जाना जाता है, ठीक है। अब एक समय आप खुद देखो यहाँ पर, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, अगर ऐसे Zn2+ आयन सोल्यूशन में आते रहें और ओवरऑल आपको पता है ये भी तो यहाँ पर सोल्यूशन किसका था, Zn2+ का था, इसका मतलब ये भी किस में टूटे होंगे, Zn2+ एक्वस और SO4 2- एक्वस। तो कहने का मतलब पहले से इस सोल्यूशन में Zn2+ पड़े हुए थे, जैसे यहाँ पर CuSO4 के सोल्यूशन Cu2+ यहाँ पर सोल्यूशन पड़े थे, और ऊपर से क्या हो रहा है, Zn2+ इस रॉड से भी बाहर निकल के आ रहे हैं, और एक समय ऐसा आ जाएगा इस पूरे सोल्यूशन में Zn2+ मतलब प्लस आयन की बहुत ज़्यादा अधिकता हो जाएगी, और जब प्लस आयन बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो आपको पता है अब इस रॉड से और कोई प्लस आयन अगर आने की सोचेगा तो क्या हो जाएगा, ये जो पहले से यहाँ पर प्लस है उसके ऊपर क्या करेंगे, रिपल्शन लगाएंगे। तो कहने का मतलब क्या हो जाता है, इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट तो आपको दिखाई दिया, जैसे यहाँ पर सर्किट कंप्लीट हो जाएगा, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन एकत्रित होते हैं, वो अपनी हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ चलेंगे, और आपको पता है जैसे इलेक्ट्रॉन मूवमेंट शुरू हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन के चलने की अपोजिट डायरेक्शन में क्या चलता है, वहाँ पर करंट चलता है, और आपको यहाँ पर गैल्वेनोमीटर में रिफ्लेक्शन वहाँ पर आपको नजर आएगा, आपको महसूस हो जाएगा कि हाँ सच में यहाँ पर कोई करंट का फ्लो हो रहा है, केमिकल रिएक्शन से करंट वहाँ पर जनरेट हो रही है। लेकिन कुछ समय बाद ये करंट आपको क्या हो जाएगा, फिर से लगेगा कि अब करंट का फ्लो नहीं हो रहा है। क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर इतने ज़्यादा प्लस चार्ज आ जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, अब आने वाला कोई प्लस चार्ज, क्योंकि जब कोई प्लस चार्ज आएगा तभी 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर रिलीज होंगे, फिर कोई प्लस चार्ज आना तो चाहता है, लेकिन यहाँ पर इतने प्लस चार्ज इसके ऊपर रिपल्शन लगा रहे हैं। दूसरा यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, यहाँ पर Cu2+ तो सोल्यूशन में चला जा रहा है, ओवरऑल क्या हो जाता है, वहाँ पर SO4 पूरे सोल्यूशन में SO4 2- कहीं नहीं जा रहा है, तो यहाँ पर वो पूरे सोल्यूशन में बना रहेगा। जब SO4 2- यहाँ पर बना रहेगा, फिर अगर कोई और Cu2+ चाहेगा कि हम चले जाएं इस रॉड के ऊपर, लेकिन ये क्या करेगा, SO4 2- अपना क्या करेगा, माइनस चार्ज, क्योंकि बहुत सारे लोग होंगे माइनस चार्ज वाले, तो इस प्लस चार्ज वाले को इसके ऊपर जाने ही नहीं देंगे, वो क्या करेंगे, ठीक है, अपने पास ही उसको रखेंगे, तो रॉड के ऊपर जाने नहीं देंगे, उसको न्यूट्रलाइज नहीं होने देंगे। तो ओवरऑल कहने का मतलब यहाँ पर इसका एक समाधान भी ढूंढना है, जो यहाँ पर सोल्यूशन में चार्ज यहाँ पर पॉजिटिव वाला बढ़ रहा है और यहाँ पर निगेटिव वाला चार्ज बढ़ेगा, तो इसको कैसे न्यूट्रलाइज किया जाए, तो इसके लिए यहाँ पर याद रखना एक साल्ट ब्रिज का यूज किया जाता है, वो कुछ यू शेप का होता है, ठीक है। यहाँ पर मैं यू शेप का यहाँ पर एक साल्ट ब्रिज बना रहा हूँ, ठीक है, इस पे भी क्वेश्चन पूछा गया, साल्ट ब्रिज ये क्या होता है, यू शेप का होता है साल्ट ब्रिज, और यहाँ पर इसके अंदर जो होते हैं, इसके अंदर भरा जाता है इनर्ट इलेक्ट्रोलाइट्स भरे जाते हैं, ठीक है, ऐसे। अब वो करते क्या हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स बताया गया, जैसे ही यहाँ पर Zn2+ सोल्यूशन में आएगा, उससे क्या करेगा, यहाँ से कोई निगेटिव इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, आकर इसके Zn2+ को न्यूट्रलाइज कर देगा, और जैसे यहाँ पर SO4 2- की मात्रा बढ़ेगी, यहाँ से कोई पॉजिटिव इलेक्ट्रोलाइट्स क्या करेगा, जा करके SO4 2- को न्यूट्रलाइज कर देता है। समझ में आया सबको, इसलिए कहा जाता है साल्ट ब्रिज का काम क्या होता है, पहली बात तो ये सर्किट को कंप्लीट करने का काम करता है, और वहाँ पर इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, ठीक है, जैसे यहाँ पर आयन की अधिकता को नहीं होने देता है। समझ में आया सबको। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर होता क्या है, करंट का फ्लो हुआ कि नहीं हुआ, जैसे सर्किट को कंप्लीट किया गया करंट का फ्लो होता है। अगर आपसे पूछा जाए करंट का फ्लो कहाँ से कहाँ पर हो रहा है, आप बताओगे कैथोड से किसकी तरफ होता है, एनोड की तरफ, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एनोड से कैथोड की तरफ होता है थ्रू द एक्सटर्नल सर्किट, और इसके जस्ट अपोजिट क्या हो जाता है, करंट का फ्लो होता है। करंट का फ्लो कहाँ से, कैथोड से एनोड की तरफ होता है। चलिए यहाँ पर आपने बताया कि हाँ एक केमिकल रिएक्शन हुई, लेकिन वहाँ पर कौन सी केमिकल रिएक्शन हुई, आप बताओगे एक केमिकल रिएक्शन ये हुआ, Zn सॉलिड ये क्या कर रहा है, Zn2+ में जा रहा है, ठीक है, और वहां पर 2 इलेक्ट्रॉन रिलीज कर रहा है। और दूसरी जो केमिकल रिएक्शन यहां पर हुई, आप बताओगे Cu2+ क्या करता है, ये एक्वस फॉर्म, ये 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और बना देता है यहां पर Cu सॉलिड, ठीक है, ये हो जाता है। यहाँ पर एक रिएक्शन ये हुई और ये दूसरी रिएक्शन हो गई, लेकिन आपको याद क्या रखना है, यहाँ पर ये एक रिएक्शन अलग अलग कोई वहाँ पर करंट का फ्लो नहीं करा सकता, ये जब दोनों रिएक्शंस मिलेंगी तभी वहाँ पर करंट का फ्लो होगा, ठीक है। जब तक सर्किट कंप्लीट नहीं होगा करंट का फ्लो थोड़ी ना बनता है।
इसीलिए अब क्या करते हैं, इन दोनों ऑक्सीडेशन हाफ शेल और रिडक्शन हाफ शेल को जब हम लोग जोड़ते हैं तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर एक कंप्लीट रिएक्शन जो कि रिडॉक्स रिएक्शन बनने वाली है। क्योंकि मैंने कहा यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन, यहाँ पर केवल रिडक्शन, लेकिन केवल ऑक्सीडेशन से कुछ नहीं होने वाला, केवल रिडक्शन से कुछ नहीं वाला। जब ये दोनों मिलेंगे एक रिडॉक्स रिएक्शन वहाँ पर बनेगी, उस रिडॉक्स रिएक्शन की वजह से कोई केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। अब इसको हम लोग बनाते हैं, यहाँ पर क्या हो जाएगा बताओ, जिंक सॉलिड, ये क्या करेगा Cu2+ एक्वस, ये कन्वर्ट हो जाएगा Zn2+ एक्वस, ठीक है, और यहाँ पर Cu सॉलिड। तो ये आपकी एक रिडॉक्स रिएक्शन बन के तैयार हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर करंट का फ्लो स्टार्ट हुआ। ठीक है, सबको समझ में आया यहाँ पर। और इसको भी अगर और अच्छे से लिखे, यहाँ पर इस चैप्टर में इस रिएक्शंस को कैसे लिख करके बताया गया, आगे हम लोग को मिलने वाला है। बताया गया इसको हम लोग और कैसे लिखते हैं, यहाँ पर लिखेंगे Zn सॉलिड, ये जा रहा किस में, Zn2+ एक्वस, ठीक है। यहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन भी लिख दी जाती है, मान लिया 1 मोलर लिख दिया। और उसके बाद क्या किया जाता है, यहाँ पर 2 लाइनें ऐसे खींची जाती हैं। उसके बाद यहाँ पर क्या हो जाता है, ये आपको पता है, ठीक है। अगर हम लोग बात करते हैं, ये हमारा क्या है, यहाँ पर आपको दिख रहा है ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है, ठीक है। तो आपको यहाँ पर देखना चाहिए। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, हम लोग लिखने वाले किसको, Cu2+ एक्वस, ये किस में जा रहा है, Cu2+ किस में जा रहा है, आपको पता चल रहा है यहाँ पर Cu सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। तो ये पूरी रिएक्शंस होती है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख करके दिखाया गया है, देखो यहाँ पर एक रिएक्शन क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन हाफ शेल की है, दूसरी क्या है, रिडक्शन हाफ शेल की है। और बताइए ये दोनों किससे जोड़े गए, 2 लाइन जो यहाँ पर खींची गई वो किसको बता रहा है, ये बता रहा है कि ये बताता है यहाँ पर साल्ट ब्रिज के बारे में बताता है, ठीक है। और आपको बताया यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, माइनस, यहाँ पर कौन सा चार्ज आया था, प्लस आया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें हो जाती है। इस साइड किसको लिखा गया है, लेफ्ट साइड वाली रिएक्शन को, इस साइड किसको लिखा गया, राइट साइड वाली रिएक्शन को लिखा गया, ठीक है। तो ये हो जाता है इसका कंप्लीट रिप्रेजेंटेशन। अगर कहीं पर ऐसा लिखा गया है तो आप उसको देख करके बता सकते हैं क्या लिखा गया है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है और कॉपर का रिडक्शन हो रहा है। इन दोनों को कैसे कनेक्ट किया गया है, साल्ट ब्रिज के द्वारा कनेक्ट किया गया। समझ में आया सबको, ठीक है। चलिए, अभी तक आपने क्या देखा, यहाँ पर मैंने आपको बताया हम लोग एक डेनियल सेल को देख रहे थे जो कि एक गैल्वानी सेल का एग्जाम्पल था, ठीक है। मैंने आपको बताया था वहाँ पर 2 हाफ शेल्स मिलकर बनते थे वहाँ पर कोई भी सेल, ठीक है। राइट साइड वाले को क्या बताया गया था, एक लेफ्ट था एक राइट था। लेफ्ट वाले में क्या हो रहा था, आप बताओगे, वहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा था, जिंक Zn2+ में जा रहा था। और राइट वाले की बात करते थे, वहाँ पर क्या हो रहा था, आपको वहाँ पर दिख रहा था कॉपर क्या हो जाता था, कॉपर 2+ से कहाँ पर जाता था, कॉपर में चला जाता था, ठीक है। ऐसा कुछ वहाँ पर होता था। चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, आगे चलते हैं। अब अगला जो टर्म्स यहाँ पर आता है, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ठीक है। इसके बारे में यहाँ पर देखते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या। सबसे पहले यहाँ पर इसकी डेफिनेशन को ऐसे समझाया गया, मान लिया हमने क्या किया, एक बीकर लिया और बीकर में क्या किया, एक कोई सोल्यूशन ले लिया। जैसे कि अभी मैंने आपको बताया कि मैंने यहाँ पर ZnSO4 ले लिया था, ठीक है, ZnSO4 एक्वस ले लिया। और यहाँ पर क्या किया, जिंक की रॉड को इसी के अंदर डिप कर देते, ठीक है, ऐसे डिप कर दिया। तो आपको बताया जिंक की रॉड को जैसे हम लोग यहाँ पर डिप कर देते थे तो यहाँ पर क्या होना शुरू हो जाता था, आप बताओगे यहाँ से Zn2+ सोल्यूशन के अंदर आना शुरू कर देते थे, यही तो हो जाता था, Zn2+ सोल्यूशन में आते थे, ठीक है। और आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाता था, इलेक्ट्रॉन एकत्रित होने लगते थे, इकट्ठा होने लगते थे। ओवरऑल यहाँ पर जिंक की जो रॉड होती थी, ठीक है, इसके ऊपर क्या आ जाता था, नेगेटिव चार्ज आ जाता था, ठीक है। और सोल्यूशन में कौन आ रहा है, पॉजिटिव चार्ज वाले ज़्यादा हो रहे हैं। तो कहने का मतलब, अब चलते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन की तरफ। कहा गया जब किसी मेटल की रॉड को उसी के ही साल्ट के सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं, ठीक है, जब किसी मेटल की रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं तो मेटल की रॉड उस जो भी साल्ट का सोल्यूशन है उसके रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज बियर करती है या फिर नेगेटिव चार्ज बियर करती है, ठीक है। बताया गया जब किसी रॉड को उसी के साल्ट के सोल्यूशन में हम लोग डिप करते हैं तो वो जो रॉड होता है उस सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में या तो पॉजिटिव चार्ज बियर करता है या फिर नेगेटिव चार्ज बियर करता है, जिसकी वजह से वहाँ पर एक पोटेंशियल जनरेट हो जाता है। और उसी पोटेंशियल को हम लोग यहाँ पर क्या नाम देते हैं, उसी को हम लोग कहते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। जाहिर सी बात है, अगर कहीं पर प्लस माइनस आ जाता है तो उसकी वजह से आपको पता है क्या जनरेट होता है, पोटेंशियल वहाँ पर बनने लगता है। वैसे यहाँ पर भी था, इस रॉड के ऊपर कोई भी चार्ज नहीं था, लेकिन जैसे इसको इस सोल्यूशन के अंदर
डाल देते हैं, इस रॉड के ऊपर माइनस चार्ज आ जाता है। इसका मतलब ये माइनस चार्ज के सोल्यूशन के रिस्पेक्ट में माइनस चार्ज रखने लगता है। ठीक है, यहाँ पर प्लस, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस ज़्यादा जनरेट हो गए, इसकी वजह से पोटेंशियल जनरेट होगा, उसी को हम लोग यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के नाम से जानते हैं। और अगर हम लोग इसके टाइप की बात करते हैं, टाइप ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, कैपिटल ई से रिप्रेजेंट करने वाले हैं। ठीक है, फिर बात करते हैं अगर कहीं पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसको हमने यहाँ पर कैपिटल ई लिख दिया, अगर वहाँ पर कुछ कंडीशन दे दिया जाए, वहाँ पर जो भी सोल्यूशन है उसकी कंसंट्रेशन 1 मोलर कर दिया जाए और वहाँ पर टेम्परेचर को 25 डिग्री सी लिख दिया जाए, तो इसी ई को हम लोग कहते हैं ई नॉट। ठीक है, इसको हम लोग क्या कहते हैं, ई नॉट, जिसको कहा जाता है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ये चीज़ें चलती है, मतलब एक कंडीशन दे दी गई, थोड़ा उसको क्या किया गया, स्टैंडर्ड बना दिया गया कंडीशन दे करके, इसलिए कहा गया इसको हम लोग ई नॉट को कहते हैं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर बात करते हैं कितने टाइप्स के हो सकते हैं, तो याद रखना है यहाँ पर ये 2 टाइप्स के हो सकते हैं। पहले वाले को कहा जाता है ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेकेंड वाले को कहा जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर देखना, अगर कोई भी हाफ शेल आप पकड़ते हो, ठीक है, कोई भी, जैसे मैंने आपको बताया, और वहाँ पर अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिएक्शन आपको दिख रही है, वहाँ पर ओवरऑल आपको ऑक्सीडेशन नजर आ रहा है, तो ऑक्सीडेशन की वजह से जो वहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जनरेट होता है उसी को हम लोग कहते हैं ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। फिर दूसरा यहाँ पर कहा गया, अगर मान लिया वहाँ पर पूरी ओवरऑल रिएक्शन आपको रिडक्शन की दिखाई दे रही है, तो उसकी वजह से जो पोटेंशियल जनरेट होगा उसको रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहा जाएगा। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे मैंने आपको बताया था, यहाँ पर जिंक सॉलिड पहुँच रहा था Zn2+ में, ठीक है, एक्वस में, ऐसा हो रहा था, इसका मतलब यहाँ पर क्या हो रहा है, इसका ऑक्सीडेशन हो रहा है। इसके पोटेंशियल को कैसे लिखा जाता है, याद रखना, आपको यहाँ पर ऐसे याद रखना है, हम लोग इसके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पर ई लिखेंगे, ई का मतलब क्या, कोई इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, लेकिन किसका है, अगर आप यहाँ पर Zn से Zn2+ ऐसे लिखते हैं, ध्यान देना, ऐसे लिखते हैं, तो आपको क्या समझ में आ रहा है, ये बता रहे हैं जिंक से हम लोग Zn2+ में जा रहे हैं, मतलब 0 से +2 ऑक्सीडेशन में जा रहे हैं, ये बताना है ना, हम ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो इसका मतलब ये जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो किसका है, ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। जैसे कि आपको यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल सबका निकाला जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर जिंक का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आता है वो 0.76 वोल्ट आता है, ठीक है, जब वो ऑक्सीडाइज होता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं, यहाँ पर बताया किसी भी का कोई भी है, मान लिया यहाँ पर अगर हम एक पॉलीक्यूल मान लेते हैं, मेटल है, +m चार्ज के साथ है, +n चार्ज के साथ है, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और ये मेटल सॉलिड में जा रहा है, ठीक है, ऐसी कोई रिएक्शन कहीं पर हो रही है, उसकी वजह से वहाँ पर पोटेंशियल जनरेट हो रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे, वहाँ पर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कहेंगे। और इसको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, आप बताओ कि यहाँ पर हम लोग ऐसे लिखेंगे, m +n से जा रहा है किसमें, m में, मतलब 0 में, ठीक है, ये हो जाता है रिप्रेजेंटेशन रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का। जैसे एग्जांपल के तौर पे बताया गया, अगर हम लोग बात करते हैं रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Cu2+ से हम Cu में जा रहे हैं, ये किसका है, कॉपर का, और इसकी वैल्यू जो आती है यहाँ पर एक्सपेरिमेंटली पता चला 0.34 वोल्ट आता है, ठीक है। तो कहने का मतलब आपको ये देख करके समझ जाना चाहिए कि क्या लिखा गया है, ठीक है, कैसे लिखा गया है, 2+ चार्ज से वो 0 में जा रहा है, मतलब इसके चार्ज में कमी आ रही है, इसमें ऑक्सीडेशन नंबर में कमी आ रही है, इसका मतलब रिडक्शन हो रहा है, और इसका रिप्रेजेंटेशन ये बताएगा कि आप जो भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिख रहे हो किसका लिख रहे हो, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप यहाँ पर लिख रहे हो। समझ में आया सबको इतना, ठीक है। चलिए यहाँ पर हम लोग देखते हैं, अगर किसी भी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, फॉर अ पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड, ठीक है, कोई भी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, तो वहाँ पर एक कंडीशन, अभी हम लोग बेसिक सीख रहे हैं कैसे इस पे क्वेश्चन बनता है, अभी हम लोग देखते हैं। यहाँ पर आपको मैंने बता दिया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में बताया, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर बात करने वाले किसी एक पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड है, कोई भी है, तो वहाँ पर उसका ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो हो जाएगा वो इक्वल हो जाता है रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के, बस याद रखना क्या, वहाँ पर साइन बदल जाता है, ठीक है। तो इससे ये समझ में आता है, अगर किसी का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाए या फिर आपको पता चल जाए तो आपको क्या करना है, अगर कह दिया जाए उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होगा, तो आप क्या बताओगे, सेम वही होगा, बस साइन क्या हो जाता है, बदल जाता है। जैसे मैंने एग्जाम्पल से बताया, मान लिया यहाँ पर आपसे कहा गया ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Zn2+ का, ठीक है, ऐसे लिखा गया, यहाँ पर आपको क्या दिखा, ये तो ऑक्सीडेशन का रिप्रेजेंटेशन है और इसकी वैल्यू आती है 0.76 वोल्ट, ठीक है।
तो अगर कल से कह दिया जाए, आपको कह दिया जाए कल को कि नहीं इसका रिडक्शन करके बताओ, इसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन वाला नहीं, हमको रिडक्शन वाला बताओ, मतलब कि क्या कहा गया यहाँ पर Zn2+ को Zn में लेके जाओ, उल्टा कर दो, तब बताओ कितना आ जाएगा। अब बताओ कि वैल्यू 0.76 ही वोल्ट आएगी, बस वहाँ पर माइनस साइन आ जाएगा। समझ में आया सबको? तो ऐसा कुछ होता है। चलिए एक बात और यहाँ पर सीख लेते हैं। अगर कह दिया जाए ये माइनस आया प्लस आया, इसका मतलब क्या होता है? देखो, अगर कहीं पर भी किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल में, चाहे वो ऑक्सीडेशन हो चाहे रिडक्शन हो, किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाए, चाहे ऑक्सीडेशन का चाहे रिडक्शन का, अगर उसके पास प्लस साइन है, ठीक है, यहाँ पर प्लस साइन, जैसे कि प्लस साइन है तो मतलब कि ये बताता है कि ये वाला जो प्रोसेस है जहाँ पर प्लस साइन है वो स्पॉन्टेनियस होना चाहता है। वो क्या होना चाहता है? स्पॉन्टेनियस होना चाहता है। और जहाँ पर माइनस आया है, इसका मतलब कि वो खुद से माइनस नहीं होना चाहता था, उसको ज़बरदस्ती उस अवस्था में कन्वर्ट किया गया जो वो नहीं चाहता है। ये क्या हो जाएगा? ये नॉन स्पॉन्टेनियस। जैसे मैं भी आपको समझा रहा हूँ, जैसे कि क्या हो जाता है, जिंक Zn2+ में जाता है, जब जिंक क्या करेगा, Zn2+ में होगा, मतलब इसका ऑक्सीडेशन किया जाएगा तो इसकी वैल्यू प्लस में आती है, मतलब प्लस में आ रहा है, मतलब ये स्पॉन्टेनियस हो रहा है। जिंक खुद चाहता है कि मैं +2 में जाऊं, जिंक सॉलिड खुद चाहता है मैं +2 में जाऊं, इसीलिए क्या हो जाता है, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, ठीक है, किसी को कराना नहीं पड़ रहा है कि इसको Zn2+ में भेजो, ये खुद जाने के लिए वहां पर क्या जाता है, ठीक है, इसलिए इसकी वैल्यू प्लस में है, ये स्पॉन्टेनियस है। लेकिन आपने दूसरे प्रोसेस में बताया, आपने क्या किया, Zn2+ को सॉलिड में लेके गए जिंक में, और यहाँ पर माइनस साइन है, मतलब ये अपने आप को रिड्यूस करना नहीं पसंद करता है, ठीक है, रिड्यूस करना नहीं पसंद करता है, इसको जबरदस्ती रिड्यूस किया गया, Zn2+ से Zn में कन्वर्ट किया गया, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या आ जाती है, नेगेटिव में आती है। तो इसका मतलब किसी का भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल अगर नेगेटिव में है, इसका मतलब वो नॉन स्पॉन्टेनियस, उसको जबरदस्ती किया गया है, ठीक है। अगर पॉजिटिव में आता है, मतलब वो खुद चाहता है कि ये कन्वर्जन मेरे साथ हो, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ पर इतना? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं। अभी मैंने आपको बताया इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में, और यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल किन किन बातों पर डिपेंड करता है, तो याद रखना वहाँ पर वो डिपेंड करता है कि वहाँ पर आपका जो भी रॉड है, जो इलेक्ट्रोड यूज़ किया गया है वो किस नेचर का है, ठीक है। वहाँ पर ये बात भी डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो कंसनट्रेशन, आप जो सोल्यूशन लेके चल रहे हैं उसका कंसनट्रेशन क्या है, ठीक है। वहाँ पर नेचर ऑफ जो भी सॉल्वेंट, जो आपका वहाँ पर जो भी वहाँ पर कंसनट्रेशन साल्ट यूज़ किया गया उसके ऊपर भी डिपेंड करता है, और टेम्परेचर के ऊपर भी डिपेंड करता है। और टेम्परेचर के बारे में सबसे अच्छे से बताता कौन है? नेक्स्ट इक्वेशन बताता है, जो कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हो गई। अब हम लोग आते हैं यहाँ पर, देखते हैं कैलकुलेशन ऑफ EMF ऑफ द गैल्वेनिक, या फिर जिसको हम लोग वोल्टेइक सेल कहते हैं, ठीक है। हम लोग गैल्वेनिक सेल के बारे में पढ़ रहे हैं, ठीक है, जिसका एक एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर बना करके दिखाया था, जो कि एक डेनियल सेल था। तो गैल्वेनिक सेल को हम लोग वोल्टेइक सेल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। यहाँ पर बात करते हैं EMF कैसे निकाला जाए। तो सबसे पहले बात करते हैं EMF ऑफ वोल्टेइक सेल की बात करते हैं। इसको हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, EMF को कहा गया, इसको हम लोग E सेल से लिखते हैं, ठीक है। किसी भी सेल की बात करते हैं, किसी भी वोल्टेइक या फिर गैल्वेनिक सेल की बात करते हैं, उसके EMF को हम लोग E सेल लिखते हैं, ठीक है। हाँ, अगर वहाँ पर कंडीशन फिर से हम लोग क्या करते हैं, 1 मोलर या फिर कहते हैं वहाँ पर टेम्परेचर को भी 25 डिग्री से दिया जाए, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर E0 सेल लिखने लगते हैं, जिसको कहते हैं स्टैंडर्ड EMF, ठीक है। स्टैंडर्ड EMF के नाम से जाना जाता है। ये नॉर्मल की बात किया जा रहा है, यहाँ पर क्या करते हैं, एक स्टैंडर्ड कंडीशन दे करके बात किया जा रहा है। तो ये चीज़ें हो गई। अब बताइए ये होता क्या है, ठीक है। EMF ऑफ सेल होता क्या है गैल्वेनिक सेल का, बताइए कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल है, रिडक्शन हाफ सेल है, ठीक है, इनके इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस देख लिया जाए। सिंपल सा है, कहा कि अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का डिफरेंस देख लिया जाए, उसी को कहा जाता है क्या, EMF ऑफ सेल, ठीक है। क्योंकि सेल का मतलब दोनों को मिला करके तब जाकर के सेल कंप्लीट होती है। एक को हम लोग क्या कहते हैं, हाफ सेल कहते हैं, और दोनों हाफ सेल का अगर डिफरेंस देख लिया जाता है तो वहाँ पर EMF ऑफ सेल आ जाता है। तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँ, फॉर्मूले तो आपके लिए बहुत हैं, ठीक है, लेकिन हमको क्या याद रखना है, बताइए कि अगर E0 सेल आपको निकालना है तो आपको क्या करना है, E0 एनोड, ठीक है, प्लस E0 कैथोड आपस में जोड़ना है। यहाँ पर देखना मैं इस प्लस का साइन लगा रहा हूँ, ठीक है। आप यहाँ पर चीज़ें बदलते चले जाओगे, यहाँ पर प्लस माइनस बदलता चला जाएगा। एनोड का ऑक्सीडेशन, एनोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और आपको पता है एनोड पे ये चीज़ें तो पता ही होना चाहिए, AOCR से हम लोग ऐसे याद करते हैं। ऑलवेज एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन, कैथोड पे क्या होता है, रिडक्शन। एनोड पे ऑलवेज, चाहे जो कोई भी सेल हो, ठीक है, चाहे इलेक्ट्रोलाइटिक सेल हो चाहे वो गैल्वेनिक सेल हो, एनोड पे हमेशा ऑक्सीडेशन होता है, कैथोड पे रिडक्शन हुआ करता है। फिर यहाँ पर बताया गया अगर E0 सेल की बात करते हैं तो कहा गया अगर हम लोग एनोड का जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है उसी में क्या करते हैं, कैथोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को अगर जोड़ देते हैं तो वहाँ पर क्या आ जाएगा, आपको E0 सेल मिल जाता है, ठीक है। या फिर इसको आप ऐसे लिख सकते हो
फॉर्मूले तो आप बहुत बना सकते हैं वहाँ पर, ठीक है, आपको बहुत मिलते भी होंगे। ई नोट सेल बराबर आपको क्या करना है, ई नोट ऑक्सीडेशन, क्योंकि ए नोट पे क्या हो रहा था, ऑक्सीडेशन, मतलब ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल प्लस ई नोट रिडक्शन, रिडक्शन के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों को जोड़ देना है। आपको वहाँ पर ईएमएफ ऑफ शेल मिल जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बहुत बन जाता है, कभी आपको वहाँ पर माइनस वाला साइन मिलता है, लेकिन आपको क्वेश्चन ही तो सही करना है, ठीक है। आप ज़्यादा वहाँ पर याद करोगे तो आपको कन्फ्यूजन ज़्यादा होगा। बस एक सिंपल सा याद रखना, ईएमएफ ऑफ सेल के लिए क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, दोनों को आपस में जोड़ दोगे आपको वहां पर ई नोट सेल मिल जाएगा, ठीक है। हाँ, हालांकि ऐसा हो सकता है, ठीक है, क्वेश्चन में क्या हो सकता है, ऐसा नहीं होगा कि वहां पर किसी एक का ऑक्सीडेशन का पोटेंशियल दिया जाए, किसी एक का रिडक्शन का पोटेंशियल दिया जाए। क्वेश्चन में जो भी दिया जाता है, अगर हो सकता है तो वहां पर क्या हो जाएगा, सबका रिडक्शन पोटेंशियल दिया जाएगा, ठीक है, जितने भी हैं हाफ शेल दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल दिए जाएंगे, या फिर दोनों का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया जाएगा। तो उसमें से आपको क्या करना है, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी वैल्यू को ऑक्सीडाइज करके रखना है, मतलब वहां पर उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू को रखना है, और जिसका रिडक्शन आ रहा है उसके रिडक्शन की वैल्यू को रखना है, ठीक है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूं, उससे आपको ज्यादा क्लियर होने वाला। क्वेश्चन से हम लोग देखते हैं जो मैंने आपको यहां पर समझाया, ठीक है। कहा गया था स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो क्वेश्चन में पहले ही बता दिया कि मैं आपको जो दे रहा हूं वो क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फॉर द हाफ रिएक्शन आर गिवन एज, ठीक है। हालांकि यहाँ पर भी रिएक्शन को भी यहाँ पर ऑक्सीडेशन टाइप का ही बना के दिया गया, लेकिन हो सकता है अगर यहाँ पर इसने पहले से कह दिया मैं आपको SOEP दे रहा हूँ, ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे रहा हूँ, चाहे यहाँ पर ये रिडक्शन वाला सेल बना के दे, ठीक है, Zn2+ को Zn में भेजे, Fe2+ के Fe में भेजे, लेकिन आपको इस पे फोकस करना है। अगर यहाँ पर इसने पहले बता दिया, मैं जो भी डाटा आपको यहाँ पर लिख के दे रहा हूँ वो क्या है, SOEP है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है। तो कहने का मतलब ये भी वैल्यू क्या है, स्टैंडर्ड ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ये भी है, ठीक है, ये चीज़ हो गई। और यहाँ पर सेल को भी क्या बनाया गया है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके वो लिखा गया है, इसको भी ऑक्सीडाइज करके लिखा गया। लेकिन आपसे पूछा गया कि हमको इस सेल के लिए बताओ, इस सेल में आपको दिखाई दे रहा है Fe2+ का क्या हो रहा है, रिडक्शन, और Zn का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, ठीक है। और मैंने आपको क्या बताया था, अगर आपको ई नोट सेल निकालना है तो वहाँ पर एक सिंपल सा क्या करना था, ई नोट ऑक्सीडेशन प्लस ई नोट रिडक्शन। और मैंने आपको यही बताया, जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू रखो। किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन, और जिंक के ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या है, आपने बताया इसके भी ऑक्सीडेशन की वैल्यू बताई गई है, आयरन की भी और जिंक की भी बताई गई, लेकिन केवल जिंक का ही ऑक्सीडेशन हो रहा है मेन रिएक्शन में, जिंक का ही क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो जिंक की कौन सी वैल्यू रखनी है, यही वाली रखनी है, क्योंकि यहाँ पर जो वैल्यू लिखी गई वो ऑक्सीडेशन वाली ही लिखी गई है, ठीक है। तो कहने का मतलब यहाँ पर ई नोट शेल बराबर, तो ई नोट ऑक्सीडेशन, किसका ऑक्सीडेशन, जिंक का, और जिंक के ऑक्सीडेशन की वैल्यू कितनी है, आप बताओगे 0.76 है, ठीक है। फिर इसके बाद इसमें किसको जोड़ना था, रिडक्शन की वैल्यू, और आपको पता है रिडक्शन किसका हो रहा है, आयरन का, 2+ से कहाँ पर जा रहा है, Fe में जा रहा है, लेकिन आपको यहाँ पर कौन सी वैल्यू दी गई है, आयरन के ऑक्सीडेशन की वैल्यू दी गई है। तो कहने का मतलब क्या किया जाए, ध्यान समझना, यहाँ पर ये आपको आयरन के ऑक्सीडेशन की वैल्यू लिखी गई है, लेकिन आपको पता है आयरन का मेन रिएक्शन में क्या हो रहा है, रिडक्शन हो रहा है, 2+ से 0 हो रहा है, तो आपको क्या रखना है, उसके रिडक्शन वाली वैल्यू रखनी है। लेकिन यहाँ पर तो ऑक्सीडेशन दिया गया, रिडक्शन वाली वैल्यू क्या करें, ये मैंने आपको पहले ही बताया था, किसी भी एक पर्टिकुलर सेल का या फिर हाफ शेल का वहाँ पर ऑक्सीडेशन की वैल्यू और रिडक्शन की वैल्यू क्या होती है, सेम होती है, बस वहाँ पर क्या हो जाता है, साइन बदल जाता है। अगर इसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू यहाँ पर प्लस में है तो चूंकि हमको इसके रिडक्शन वाली वैल्यू रखनी है, जो कि यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका उल्टा, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग इसको ऐसे लिखें, यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल Fe2+ ये चला जाएगा Fe में, और इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, इस बार आप बताओगे -0.41 आएगा, ठीक है ये। और आपको यही वाली वैल्यू रखनी है, क्योंकि आपको यहाँ पर रिडक्शन वाली वैल्यू रखनी थी, ठीक है। और वो कितना है, -0.41 हुआ, ठीक है। इसको लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ पर कितना आ जाएगा 5, यहाँ पर कितना आ जाएगा 3, ठीक है 0, तो प्लस में वैल्यू यहाँ पर आ रही है, ठीक है। ई नोट सेल की वैल्यू कितनी आई, 0.35 वोल्ट। और आपको पता है अगर ई नोट सेल की वैल्यू ओवरऑल, ई नोट सेल की वैल्यू अगर पॉजिटिव में आती है तो हमेशा याद रखना ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा, ठीक है। ये जो भी शेल होगा वो क्या करेगा, स्पॉन्टेनियसली वहां पर वर्क करने वाला है, तो ये भी आपको याद रखना है। तो कहने का मतलब एक सिंपल सा तरीका है,
ठीक है, आपको थोड़ा टेंशन नहीं लेना वहाँ पर कि क्या हो गया, क्योंकि फॉर्मूले बहुत बनते हैं इसलिए कन्फ्यूजन भी बहुत होता है। इसलिए मैंने आपको एक सिंपल सा तरीका बताया, ई नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन, एक सिंपल सा तरीका है, आप याद कर सकते हो। बस याद रखना जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू को वहाँ पर रखना है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वहाँ पर उसके रिडक्शन की वैल्यू को रखो। ठीक है, ये आपको डायरेक्टली भी दिया जा सकता है या फिर डायरेक्टली नहीं दिया होगा तो वहाँ पर हम लोग अपने हिसाब से कन्वर्जन कर लेते हैं। जैसे आयरन का ऑक्सीडेशन की वैल्यू रखना था लेकिन आपको दिखा आयरन का रिडक्शन हो रहा है तो आपने उसके रिडक्शन वाली वैल्यू को बना लिया और यहाँ पर रख दिया, आपका क्वेश्चन यहाँ पर सॉल्व हो जाता है। समझ में आया सबको? चलिए, अभी जो मैंने आपको बताया यहाँ पर ई नॉट सेल निकालने का तरीका, तो मैंने आपको बताया था वहाँ पर क्या दिया जाएगा। ठीक है, कोई भी एक रिएक्शंस दी जाएगी, उसमें ऑक्सीडेशन हाफ सेल और वहाँ पर रिडक्शन हाफ सेल की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, चाहे वहाँ पर रिडक्शन का ही सबका दे दिया जाए या फिर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल या फिर ऑक्सीडेशन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दे दिया जाएगा। फिर एक पर्टिकुलर रिएक्शन दी जाएगी और उस रिएक्शंस में आपको देख करके बताना था इसका ईएमएफ हाफ सेल क्या होगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग उसको ई नॉट सेल बराबर ए नॉट ऑक्सीडेशन प्लस ई नॉट रिडक्शन से उसको कर लेते थे। अब एक केस यहाँ पर ये आने वाला है, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दी जाएगी, ध्यान में रखना, यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दी जाएगी। बस यहाँ पर क्या हो जाएगा कि मेनली यहाँ पर जो दिया जाएगा आपको रिडक्शन की वैल्यू दे दी जाएगी। ठीक है, और आपको वहाँ पर खुद बनाना है कि वहाँ पर कैसे क्या किया जाए, उसके सेल को खुद आपको तैयार करना है। वहाँ पर आपको अपने हिसाब से सोचना है कि उसको ऑक्सीडेशन की तरह यूज़ करना है, किसको रिडक्शन की तरह यूज़ करना है, क्योंकि वो आपको केवल SREP की वैल्यू, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रॉन पोटेंशियल की वैल्यू दे देगा जो भी वहाँ पर 2 सेल होंगे। ठीक है, उसको देख करके आपको समझना है इसमें से किसको मैं हाफ सेल की तरह यूज़ करूँ, किसको यहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज़ करूँ, किसको रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज़ करूँ। उसको कैसे किया जाता है मैं आपको बताऊँ। देखो यहाँ पर आपको याद रखना है, अगर मान लिया वहाँ पर SREP की वैल्यू के साथ दे रहा है, जो भी वहाँ पर 2 सेल हैं हाफ सेल, दोनों के SREP की वैल्यू दे रहा है, तो याद रखना जिसके हायर SREP की वैल्यू होगा, हायर SREP की वैल्यू होगा, उसको हमेशा किसकी तरह यूज़ करना है, रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज़ करना है। जिसके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू ज़्यादा होगी, हायर होगी, उसको यहाँ पर क्या करना है, आपको रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज़ करना है। और बताया गया जिसकी वैल्यू कम होगी, लोअर SREP होगा, ठीक है, उसको हमको किसकी तरह यूज़ करना है, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज़ करना है। ये कॉन्सेप्ट आपको भूलना नहीं है। ठीक है, ये याद रखना है। अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, ठीक है, उसके बाद हम लोग इसको और अच्छे से समझते हैं। ठीक है, चलिए, यहाँ पर जो मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पर कोई भी रिएक्शन नहीं दी जाएगी, बस यहाँ पर हाफ सेल का रिडक्शन पोटेंशियल दे दिया जाएगा और आपसे पूछा जाएगा कि आप बताओ ईएमएफ हाफ सेल क्या होगा। जैसे यहाँ पर, और मैंने आपको बताया जिसका SREP आपको ज़्यादा नज़र आएगा उसको रिडक्शन हाफ सेल बना लेना है तुरंत, और जिसका लोअर नज़र आएगा उसको ऑक्सीडेशन हाफ सेल बना लेना। चलिए यहाँ पर बात करते हैं। यहाँ पर क्या बताया गया कि आपको बताया कि SREP फॉर अ हाफ शेल आर गिवन, 2 हाफ शेल है उसके SREP के बारे में यहाँ पर दिया गया, और जिंक के बारे में यहाँ पर बताया गया है कितना, Zn2 प्लस क्या करता है, Zn में जाता है, इसका बताया गया माइनस में 0.76 वोल्ट है। और यहाँ पर बताया गया Ag प्लस वाला Ag में जाता है, यहाँ पर इसका प्लस में 0.80 वोल्ट है। और आपसे पूछा गया ईएमएफ हाफ सेल बता सकते हो क्या, तो आपको बताया क्या, ईएमएफ हाफ सेल बताने का मैंने आपको बताया कि एक फॉर्मूला याद रखना। ठीक है, और वो क्या बताया था, आप बताओगे ई नॉट सेल बराबर ई नॉट ऑक्सीडेशन, जिसका ऑक्सीडेशन उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू, और जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन की वैल्यू। अब सवाल आता है यहाँ पर कैसे पता चले कि किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। यहाँ पर तो कोई केमिकल रिएक्शन नहीं दी गई। इसके पहले वाले केस में क्या था, वहाँ पर एक सबसे नीचे केमिकल रिएक्शन लिख दी जाती थी, उसको देख करके पता चल जाता था किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है किसका रिडक्शन हो रहा है। अब यहाँ पर क्या होगा, SREP की वैल्यू दी गई है। अच्छा बताओ इन दोनों में से कौन सी SREP की ज़्यादा है, आप बताओगे ये तो हायर है कि नहीं, प्लस में 0.8 है, इसका मतलब ये आपका रिडक्शन हाफ सेल की तरह काम करेगा, और ये लोअर है, ये क्या करेगा, ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह काम करेगा। अच्छा ये बताओ जिसका रिडक्शन होगा उसके रिडक्शन की वैल्यू रखनी है, इसका मतलब Ag का क्या हो जाएगा, ओवरऑल रिडक्शन हाफ सेल की तरह बना रहे Ag वाले को, इसका रिडक्शन ही होगा। और जिंक का क्या होगा, ऑक्सीडेशन, क्योंकि जिसकी SREP की वैल्यू ज़्यादा उसको रिडक्शन हाफ सेल बनाना था, जिसका कम होगा उसका ऑक्सीडेशन हाफ सेल बनाना था। और यहाँ पर मैंने आपको बताया जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है उसके ऑक्सीडेशन की वैल्यू रखनी है, जिसका रिडक्शन हो रहा है उसके रिडक्शन की वैल्यू रखनी है। सिल्वर का रिडक्शन होगा और उसके रिडक्शन की वैल्यू एग्जैक्ट क्या है, ये प्लस में 0.80 है, इसको यहाँ पर रख दिया। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीडेशन वाला कैसे रखे, अब बताओ यहाँ पर जिंक का ऑक्सीडेशन होगा लेकिन यहाँ पर रिडक्शन की वैल्यू रखी गई है। अब इसको हम लोग क्या करते हैं, कन्वर्ट करेंगे। आप बताओगे ई नॉट Zn को Zn2 प्लस में भेज के देखते हैं, ठीक है, और वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही रहेगी, और यहाँ पर प्लस साइन के साथ 0.76 वोल्ट। ठीक है, अब आपको ऑक्सीडेशन वाली वैल्यू मिल गई और रिडक्शन वाली तो यहाँ पर पहले से ही है, यहाँ पर रखते हैं। तो ई नॉट सेल
बराबर ई ऑक्सीडेशन 0.76 और रिडक्शन वाली वैल्यू क्या है, इसको नहीं चेंज करना था क्योंकि रिडक्शन के साथ पहले ही से था। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, आपका 6 आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। आप बताओगे इतना आ जाता है, 1.56 आ जाएगा, ठीक है, इतना वोल्ट आएगा। और एक चीज़ याद रखना, अगर ए नॉट सेल की वैल्यू पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, स्पॉन्टेनियस होगा। जो कॉम्बिनेशन अभी हमने बनाया, अगर ये कॉम्बिनेशन चलेगा तो वहाँ पर रिएक्शन खुद होने वाली है, ठीक है, स्पॉन्टेनियस होने वाला है। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर देखते हैं अगला क्वेश्चन। कहा गया था SrAp फॉर अ हाफ शेल आर गिवन एज, यहाँ पर बताया गया निकिल Ni2 प्लस वो Ni में जा रहा है और इसकी वैल्यू यहाँ पर 0.25 माइनस में, और एल्युमिनियम को बताया गया ये 3 प्लस से जा रहा है यहाँ पर 0 में, एल्युमिनियम में इसकी वैल्यू माइनस में 1.66 है। और आपसे पूछा गया फाइंड आउट EMF ऑफ द सेल, और EMF ऑफ द सेल का मैंने आपको ये बताया था क्या करना था, E नॉट शेल बराबर E नॉट ऑक्सीडेशन और प्लस यहाँ पर क्या हो जाएगा, E नॉट रिडक्शन, यही तो था। अब सवाल आता है किसका ऑक्सीडेशन किसका रिडक्शन, बताओ इन दोनों में से, दोनों वैल्यू माइनस में, लेकिन कौन कम माइनस में, ये, इसका मतलब ये बड़ी वैल्यू है क्योंकि यहाँ पर SrAp की वैल्यू देगी बड़ी है तो इसको लोग क्या कहेंगे, रिडक्शन हाफ सेल की तरह मानेंगे। और इस वाली वैल्यू को क्या करने वाले हैं, कहेंगे इसको हम लोग ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह मानने वाले, ठीक है। अच्छा बताओ, दोनों का रिडक्शन वैल्यू दिया गया, ये रिडक्शन कर रहा है, रिडक्शन हाफ सेल माना तो ये तो वैल्यू सेम है, बनी हुई है रिडक्शन में, लेकिन हमको पता है एल्युमिनियम का हमने ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज़ करना है। तो यहाँ पर लेकिन जो वैल्यू दी गई वो किस में दी गई है, रिडक्शन में। इसको क्या करते हैं हम लोग यहाँ पर ए नॉट Al से Al3 प्लस में लेके जाएंगे, इसकी ऑक्सीडेशन की वैल्यू बनाएंगे और कितना आ जाएगा, प्लस में 1.66 वोल्ट आ जाएगा। समझ में आया? अब वैल्यू को यहाँ पर पुट करते हैं, ई नॉट शेल ऑक्सीडेशन की वैल्यू 1.66 और यहाँ पर क्या करना है, रिडक्शन वाली वैल्यू माइनस में 0.25, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 1 आ जाएगा, यहाँ पर कितना आ जाएगा आप बताओगे 4, ठीक है। तो ये प्लस में इतना वोल्ट आ जाएगा। कहने का मतलब ये कॉम्बिनेशन जो हमने बनाया है इससे क्या हो जाएगा, एक स्पॉन्टेनियस शेल बनके तैयार होगा। समझ में आया इस टाइप का केस क्या होता है? चलिए यहाँ पर एक केस हम लोग देखने वाले हैं। बताइए कि आपसे यहाँ पर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में पूछा जाएगा, लेकिन इसके अलावा कुछ और सेल्स होंगे उसके SrAp के बारे में वहाँ पर, या फिर स्टैंडर्ड रिडक्शन या फिर स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आपको वहाँ पर दे दिया जाएगा। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल दिया जाएगा, किसी दो का किसी एक का पूछा जाएगा, तुम लोग कैसे करते हैं। यहाँ पर वही बताया कि कैलकुलेशन ऑफ SEP स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ इलेक्ट्रोड व्हेन स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ 2 अदर इलेक्ट्रोड्स आर गिवन, ठीक है। कैसे किया जाएगा तो मैं आपको बताऊँ, यहाँ पर एक फॉर्मूला ही याद रखना, N3E3 इक्वल N1E1 प्लस N2E2, ये फॉर्मूला याद रखना है हम लोग को। कहने का मतलब किन्हीं दो का दिया जाएगा, तीसरे का पूछा जाएगा, ठीक है। और वो तीसरा कौन है, ऐसा नहीं कि यहाँ पर ये यही है तीसरा, ठीक है, कोई भी हो सकता है वहाँ पर। बस यार एक चीज़ याद रखना है, यहाँ पर जो N है, N हमारा क्या है आप बताओगे, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर, चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर है, ठीक है, ये हो जाता है। और जो मैंने यहाँ पर N3E3 यूज़ किया है ये किसके लिए यूज़ होगा, यूज फॉर मैक्सिमम चेंजेस के लिए, यूज्ड फॉर मैक्सिमम चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर। जहां पर क्योंकि आपको बहुत सारे सेल्स वहां पर दिए जाएंगे, 3 दिया जाएगा आपको, उसमें से आपको ये नहीं करना है किसी को 1 किसी को 2 किसी को 3 मान लेना है। सबसे मेन क्या है, आपको वहां पर थर्ड वाले को जितने भी दिए गए हैं, ठीक है, चाहे वो पहले दिया जाए, बाद में दिया जाए, बीच में दिया जाए, कुछ भी, उसमें से थर्ड वाले को आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा। थर्ड वाले को कैसे सेलेक्ट करते हैं, आप देखोगे कहाँ पर ऑक्सीडेशन नंबर में सबसे ज़्यादा चेंजेस आ रहे हैं, जहाँ पर सबसे ज़्यादा चेंजेस आएंगे उसी को हम लोग को यहाँ पर थर्ड मानना है, ठीक है। तो उसी को ही थर्ड मानना है, ऐसा नहीं कि जिसको निकालना है, जिसकी वैल्यू निकालनी है, जिस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकालना है उसको थर्ड नहीं, वो भी हो सकता है, कोई दूसरा भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर जहाँ पर मैक्सिमम चेंजेस है उसी को थर्ड मानना है। उसके अलावा 2 बचते हैं जो, उसमें से किसी को भी फर्स्ट मान लो, किसी को भी सेकंड मान लो। यहाँ पर आपको ये फॉर्मूला यूज करना है और आपका आंसर वहाँ पर आ जाएगा। तो एन यहाँ पर चेंज इन ऑक्सीडेशन नंबर बता रहा था, ई यहाँ पर आपका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बता रहे हैं, ठीक है। ये फॉर्मूला याद रखना है, इस पर क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। चलिए जैसे मैं यहाँ पर एक क्वेश्चन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पर बताया गया कि 3 शेल बताए गए, हाफ शेल यहाँ पर कॉपर 2+ से कॉपर प्लस में जाता है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को x वोल्ट बताया गया। फिर बताइए कॉपर प्लस से ये कॉपर 0 में जा रहा है, ये 2+ से प्लस में 1 जान रहा था और ये क्या करता है, ये +1 से 0 में जा रहा है और यहाँ पर बताया गया इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इतना है 0.50 वोल्ट।
फिर थर्ड वाले में बताया गया कॉपर 2 प्लस से कॉपर 0 में जा रहा है और यहाँ पर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल बताया गया इतना। अब सवाल क्या है, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ एक्स। एक्स क्या है यहाँ पर, अब बताओ एक्स यहाँ पर ये इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ही तो आपसे पूछा जा रहा है, ठीक है। कितना इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा इस पहली वाली रिएक्शन का आपसे पूछा जा रहा है। 2 का मतलब यहाँ पर दिया गया है, इसका भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल इसका भी दिया गया, किसी एक का पूछा जा रहा है। तो फॉर्मूला आपको क्या यूज करना था, N3E3 बराबर N1E1 प्लस यहाँ पर N2E2, ये फॉर्मूला यूज़ करना था, ठीक है। लेकिन अभी ऐसा नहीं कि किसी को भी 1 2 3 मान लिया या फिर जिसको निकालना है उसी को 3 मानना, नहीं। मैंने बताया था कहाँ पर मैक्सिमम चेंज आ रहा है, आप खुद देखो यहाँ पर मैक्सिमम चेंज बताओ। आप यही बताओगे ना, यहाँ पर 2 से घट के कितना हो रहा है 1, तो n की वैल्यू कितने का चेंज आया, 1 का ही तो आया। यहाँ पर 1 से घट के 0 हो रहा है तो वैल्यू कितना आया, 1 से 0 होना मतलब 1 का चेंज हुआ। यहाँ पर 2 से घट के 0 हुआ मतलब n की वैल्यू कितनी, 2। तो मैक्सिमम चेंज कहाँ पर हुआ, जहाँ पर मैक्सिमम चेंज उसी को थर्ड मानना है, ठीक है। यहाँ पर मैक्सिमम चेंज है, इसको हम थर्ड मानेंगे। इसके लिए बताओ n की वैल्यू कितनी है, इसको थर्ड मान लिया है हमने, इसको थर्ड मान लिया है, 3 वाली वैल्यू उसको मान लिया इस वाले को, क्योंकि यहाँ पर n की वैल्यू सबसे ज़्यादा आ रही है। और यहाँ पर कैसे रखते हैं, आप बताओगे यहाँ पर इसकी वैल्यू 2 आ जाएगी और इसके लिए e की वैल्यू कितनी है, 0.325 रख दिया इक्वल। अब यहाँ पर बात करते हैं n1, तीनों में से n1 का। अब देखो यहाँ पर आपको सबसे मेन क्या था, 3 वाले को सेलेक्ट करना था, 3 वाले को सेलेक्ट कर लिया। इसके बाद बचे हुए जो 2 हैं उसमें से किसी को भी 1 मानो, किसी को भी 2 मानो, मान लिया इसको ही 1 मान लेते हैं। इसके लिए x की वैल्यू कितनी है, n की वैल्यू 1 है और इसके लिए क्या हो जाता है, अब बताओ e की वैल्यू x, यही तो निकालना है। अब बताओगे यहाँ पर x हो जाएगा प्लस, दूसरा इसको मान लेते हैं। अब बताओगे n की वैल्यू 1 है और e की वैल्यू कितनी है, 0.50 आ जाता है, ठीक है। इसको यहाँ पर सॉल्व करते हैं तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 25 दूना 50, यहाँ पर आ जाएगा यहाँ पर 6। तो कहने का मतलब यहाँ पर इतना आ गया बराबर x प्लस 0.50। तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर हम लोग यहाँ पर निकालेंगे तो आप बताओगे 0.650 माइनस 0.500। तो यहाँ पर x की वैल्यू जब निकालते हैं आ जाएगा यहाँ पर 0, यहाँ पर 5, यहाँ पर 1, ठीक है, इतना आ जाएगा। तो ऐसा कुछ आ जाता है यहाँ पर। तो कहने का मतलब इस टाइप का क्वेश्चन होगा तो हम लोग को ऐसे ही सॉल्व करना है, क्योंकि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं करना है कि जिसका एक्स ई निकालना है उसी को थर्ड मानना है। जहाँ पर मैक्सिमम चेंज आया, जैसे यहाँ पर थर्ड वाले में मैक्सिमम चेंज आया, इसका ई दिया था तो उसको हमने थर्ड मान लिया, ठीक है। उसके बाद इसको वैल्यू को सॉल्व कर लिया, यहाँ पर एक्स की वैल्यू आ जाती है, ठीक है। इस टाइप से इस क्वेश्चन को किया जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, कहा गया स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ठीक है। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करने वाले हैं, ठीक है। यहाँ पर कैसे होता है, क्या होता है, यहाँ पर देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं जो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड होता है एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है, ठीक है। कहीं पर रेफरेंस के लिए इसका हम लोग यूज करते हैं, किसका, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का, ठीक है। पहला पॉइंट यहाँ पर ये लिखा गया, रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। दूसरा बताया किसका बना होता है, आपको याद रखना वहाँ पर ये प्लैटिनम का बना होता है। किसका होता है, प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड पाया जाता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में अगर आपसे पूछा जाए किसका इलेक्ट्रोड बना होता है, बताओगे प्लैटिनम का इलेक्ट्रोड होता है। फिर यहाँ पर बताया गया कौन सा इलेक्ट्रोलाइट्स यूज किया जाता है वहां पर, क्योंकि आपको पता है इलेक्ट्रोड्स कैसे बनाया जाता था, किसी भी साल्ट के सोल्यूशन में किसी एक रॉड को वहां पर डिप किया जाता है। फिर यहाँ पर यह बताया गया इलेक्ट्रोलाइट्स क्या यूज किया जाएगा, बताया गया कोई भी एक्वस एसिड यूज किया जाएगा, ठीक है। कोई भी एक्वस एसिड यूज किया जाएगा, सोल्यूशन ऑफ एक्वस एसिड, अब वो चाहे वीक वाला हो चाहे वो स्ट्रॉन्ग एसिड हो, कुछ भी हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं वहां पर। फिर बताया गया एक और खास बात है यहाँ पर, जिसकी वजह से मैंने बताया पहली लाइन की रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज होता है। कहा गया इसकी खास बात ये होती है कि आप चाहो इसको ऑक्सीडेशन हाफ शेल की तरह यूज करो, चाहे इसको रिडक्शन हाफ शेल की तरह यूज करो, कोई दिक्कत नहीं यहाँ पर। क्यों नहीं होती है दिक्कत, कहा गया क्योंकि अगर इसके स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की बात करते हैं, चाहे यहाँ पर क्या हो रहा है, 0 से प्लस हो रहा है, यहाँ पर प्लस से 0 हो रहा है, चाहे इसके ऑक्सीडेशन हाफ शेल की बात करें स्टैंडर्ड की, चाहे इसके स्टैंडर्ड रिडक्शन हाफ शेल की बात करते हैं, दोनों की वैल्यू क्या है, सेम है, और कितना होता है, 0 होता है। कहा गया इसीलिए रेफरेंस की तरह यूज किया जाता है। क्यों किया जाता है मैं आपको बताऊं, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ए नॉट सेल की बात करते हैं, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पर एक केमिकल रिएक्शन ऐसे है, मैं जल्दी से बता रहा हूँ। यहाँ पर Zn सॉलिड जा रहा है, कहाँ पर, Zn सॉलिड Cu2 प्लस एक्वस, ठीक है। यहाँ पर Zn2 में जा रहा है और यहाँ पर Cu सॉलिड में जा रहा है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए बताओ यहाँ पर जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होता है, ठीक है। किसी जिंक के हाफ शेल की बात की जाए और वहाँ पर पूछा जाए बताओ इसके जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा,
फिर अगर आपसे पूछा जाए कॉपर के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू कितनी आती है, तो याद रखना किसी के भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप नहीं निकाल सकते, ठीक है, अलग अलग किसी के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वहाँ पर क्या हो जाता था, आप जब भी निकालते थे वहाँ पर ईएमएफ ऑफ शेल आपको क्या करना पड़ता था, ए नॉट ऑक्सीडेशन, ठीक है, और ए नॉट रिडक्शन, तब जाकर के आपको वहाँ पर, ठीक है, आपको कोई वैल्यू वहाँ पर वोल्ट मीटर में आपको वैल्यू नज़र आएगी। अब सवाल आता है अगर हमसे पूछा जाए ना किसी एक की वजह से कितना वहाँ पर चेंजेस आया। अच्छा एक बात आप खुद मान लो, मान लिया जिंक कहीं पर ऑक्सीडेशन की तरह काम कर रहा है, ठीक है, जिंक की मैंने आपको ये पूछा कि अगर आपसे कह दिया जाए Zn सॉलिड से ये Zn2+ में जा रहा है, ठीक है, और आपसे पूछा जाए बताओ इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, अकेला एक हाफ सेल है, हाफ सेल यहाँ पर कोई सर्किट भी कंप्लीट नहीं है, और आपसे पूछा जा रहा है बताओ इसका अकेले का यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा, तो आप नहीं बता सकते। या फिर आपसे यही पूछ लिया जाए कॉपर का Cu2+ है एक्वस, ये क्या करता है, 2 इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, Cu सॉलिड में जाता है, इसका बताओ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना होगा। तो कभी भी आप इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को किसी एक हाफ सेल का नहीं बता सकते, ठीक है, वहाँ पर नहीं काउंट कर सकते। लेकिन अब सवाल आता है कि अभी तो हम लोग पढ़ के आ रहे हैं, इसका मैंने आपको वैल्यू बताया था कि नहीं बताया था, ए नॉट सेल की वैल्यू यहाँ पर बताया था 0.76 आता है, इसका बताया था वहाँ पर कितना बताया था 0.34 आता है, बताया तो था, लेकिन ये कैसे निकाला गया अभी बताया, अलग अलग तो निकाला नहीं जा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया कि हम लोग क्या करते हैं, ऐसे हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की मदद लेते हैं, क्योंकि रीडिंग आपको कहाँ पर मिलने वाला है, ए नॉट सेल, ठीक है, उस वोल्ट मीटर पे आपको रीडिंग मिलने वाला है जहाँ पर आप ईएमएफ देखने वाले हैं। लेकिन ईएमएफ हमेशा कैसे मिलता है आपको बताओ, जब ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों को हम लोग जोड़ रहे हैं, ऑक्सीडेशन रिडक्शन की वैल्यू को जोड़ रहे हैं, तब उसकी वजह से क्या हो जाएगा, सर्किट कंप्लीट होता है, तब ईएमएफ मिलता है। अब समझ में नहीं आता ईएमएफ जो मिल रहा है उसमें इसका कितना योगदान है, इसका कितना योगदान है, वहाँ पर जो भी वैल्यू आपको गैलोनो वहाँ पर वोल्ट मीटर में आपको दिखाई दे रही है। लेकिन अगर हम लोग कुछ ऐसा करें क्या कि अगर किसी के ऑक्सीडेशन की वैल्यू निकालनी है तो वहाँ पर जिसका रिडक्शन, अगर वहाँ पर रिडक्शन की वैल्यू 0 हो जाए, तो बताओ गैल्वानोमीटर में जो भी वोल्ट मीटर में जो भी रीडिंग आएगी वो किसकी वजह से आएगी, केवल और केवल इसकी वजह से आएगी, यही तो होगा। अगर किसी का हमको क्या करना है, वहाँ पर किसी का ई नॉट ऑक्सीडेशन हुआ, ठीक है, किसी का अगर हमें रिडक्शन की वैल्यू निकालनी है, तो कुछ वहाँ पर जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, अगर उसके स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू, ऑक्सीडेशन की वैल्यू अगर 0 हो जाए, तो बताएंगे यहाँ पर जो ई सेल होगा वो किसकी रीडिंग को बताएगा, डायरेक्टली इसी के ही रीडिंग को तो बताएगा, सर्किट भी कंप्लीट होगी और रीडिंग भी मिल जाएगा उसका, तो वही चीज़ हो जाता है। अब कौन ऐसा यूज़ किया जाए जिसकी वैल्यू 0 हो, तो उसके लिए किसको यूज़ किया गया, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, क्योंकि हाइड्रोजन का चाहे आप ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल यूज करो स्टैंडर्ड कंडीशन में, चाहे उसका रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड कंडीशन में यूज करो, वो कितना होता है, 0 होता है। तो कहने का मतलब अगर कॉपर का या फिर जिंक का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल निकालना है कभी भी आपको, तो इसका लो एक रॉड, ठीक है, इसी के साल्ट के सोल्यूशन में डिप करो, इसका ऑक्सीडेशन का रॉड बना दो, ऑक्सीडेशन हाफ सेल इसको बनाओ, और दूसरी तरफ क्या करना है, रिडक्शन हाफ सेल किसका बना दो, इसका बना दो, ठीक है, किसका बना दो, इनका हाइड्रोजन वाले का रिडक्शन हाफ सेल बना दो। और आपको पता है हाइड्रोजन वाले की वजह से क्या हो जाता है, वहां पर उसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0 हो जाएगा, तो रीडिंग जो कुछ भी आएगी वो किसकी वजह से आएगी, जिंक की वजह से आएगी, और आप वहां पर खुद बता दोगे जिंक का ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जितनी रीडिंग आई है उसको बता दो। ऐसे अगर कॉपर का पूछा जाए तो कॉपर को ऐसा रिडक्शन हाफ सेल की तरह यूज करो, और ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह किसको यूज कर दो, इस हाइड्रोजन वाले को। हाइड्रोजन वाला बताएगा मेरी वजह से 0, अब जो भी रीडिंग आ रहा है वो पूरा किसका योगदान है, इस रिडक्शन वाले का, मतलब कॉपर वाले का। तो इसलिए कहा गया ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड की तरह यूज किया जाता है। और जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज की बात करते हैं, याद रखना पूरा जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज यूज़ किया गया है वहाँ पर सबके स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू लिखी गई है, और वो कैसे निकाली गई होगी अब बताओगे, इसी हाइड्रोजन की मदद से। हाइड्रोजन को ऑक्सीडेशन हाफ सेल की तरह यूज़ किया गया होगा सबके साथ। कोई भी एक मेटल लिया, ठीक है, उसके रिडक्शन की पोटेंशियल की वैल्यू याद रखनी थी, ठीक है, देखना था कितना आया, क्या किया, उसके बगल में जोड़ दिया किसको, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को ऑक्सीडेशन की तरह, देखा रीडिंग जो भी है उसकी वैल्यू को लिख दिया, ठीक है। ऐसे करते करते बहुत सारी वहाँ पर एक बड़ी सी सीरीज बना दी गई। वहाँ पर क्या किया गया, रिडक्शन वैल्यू रखी गई है, मतलब कि ऑक्सीडेशन की तरह वहाँ पर जो भी मेटल आया, कुछ भी आया जिसके आपको वहाँ पर रिडक्शन की वैल्यू निकालनी थी, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, आपको क्या करना था, उसके साथ में वहाँ पर हाइड्रोजन को एज अ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की तरह जोड़ देना था। तो वहाँ पर जो भी रीडिंग आएगी उसी की खुद की रीडिंग होगी, इसी को देख करके वहाँ पर एक पूरी सीरीज बनाएगी जिसको हम लोग कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। समझ में आया सबको? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज।
जिसको ECS कहा जाता है। ठीक है, अभी मैंने आपको बताया कैसे किसी एक का रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आप निकाल सकते हो। ठीक है, बताया एज अ रेफरेंस वहाँ पर ऑक्सीडेशन हाफ शेल किसको यूज़ करो, अब बताओगे हाइड्रोजन का यूज़ कर लेते थे, जिसकी वजह से वहाँ पर क्या जाता था, हाइड्रोजन की वजह से वैल्यू 0 आती थी और जो कुछ भी वैल्यू आती थी वो दूसरा जो होता था रिडक्शन की तरह जिसका यूज़ कराएं वो आ जाता था। ठीक है, ऐसे क्या होता है, बहुत सारे लोगों का वहाँ पर रिडक्शन स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकाला गया और निकाल करके यहाँ पर एक सीरीज बना दिया गया जिसके SREP की वैल्यू सबसे कम है उसको सबसे ऊपर रखा गया, मतलब सबसे कम वैल्यू जिसकी है SREP की उसको ऊपर रख दिया गया और जिसकी वैल्यू सबसे ज़्यादा आई उसको सबसे नीचे किया गया, मतलब ऊपर से नीचे की तरफ यहाँ पर शिफ्ट किया गया। तो कहने का मतलब यहाँ पर मैंने आपको यहाँ पर बनाया है थोड़ा सा। ठीक है, लिथियम, पोटेशियम, बेरिलियम, स्ट्रोंशियम ऐसे डॉट डॉट आते हैं। यहाँ पर लोग बात करते हैं हाइड्रोजन की, और हाइड्रोजन का क्या हो जाता है 0.0 वोल्ट। SREP की वैल्यू क्या हो जाती है इसकी 0, यही तो बताया स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की वैल्यू 0 आती है। इसके बाद नीचे हम लोग जैसे जैसे जाते हैं यहाँ पर वैल्यू प्लस में आने लगती है, इसके ऊपर तक हाइड्रोजन के ऊपर तक की वैल्यू जो भी होगी वो माइनस में आती है। ठीक है, और इसके नीचे की अगर हम लोग वैल्यू करते हैं वहाँ पर क्या आ जाते हैं प्लस में आता है। तो ओवरऑल अगर हम लोग ऊपर से नीचे चल रहे हैं मतलब किस क्रम में चल रहे हैं आप बताओगे यहाँ पर एस स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। ठीक है, ऊपर से नीचे एरो के हिसाब से जाना है, जैसे से नीचे जाएंगे क्या हो जाएगा ये इंक्रीज करता चला जाएगा। तो कहने का मतलब ऊपर से नीचे जाते हैं SREP की वैल्यू क्या कर जाती है इंक्रीज करती चली जाती है। अगर कल को आप नीचे से ऊपर जाने का मन कर रहा है, ठीक है, नीचे से अगर ऊपर की तरफ जाओगे बताओ SREP की वैल्यू क्या कर जाएगी घटती चली जाएगी। इसका मतलब जब सबसे ऊपर पहुंच जाओगे SREP सबसे कम आएगा, और मैंने बताया नीचे जा रहे हो मतलब SREP बढ़ता चला जा रहा है, किसका सबसे ज़्यादा हो जाएगा फ्लोरीन का। ठीक है, एक चीज़ याद रखना SREP का मतलब क्या हो जाता है, यहाँ पर जैसे हम लोग नीचे जाएंगे जो भी यहाँ पर एलिमेंट्स वगैरह यूज़ किए गए हैं, जो भी यहाँ पर आप कंपाउंड यूज़ किया गया है जिसका SREP लिखा गया, SREP अगर किसी का ज़्यादा है उसका मतलब क्या होता है, मतलब वो अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है। ठीक है, जिसका SREP ज़्यादा है वो चाहता है कि मैं रिड्यूस हो जाऊं, और आपको पता है अगर कोई अपने आप को रिड्यूस करना चाहता है तो कैसे करेगा, दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे यहाँ पर फ्लोरीन को सबसे नीचे लिखा गया है, तो फ्लोरीन चाहता है जितने भी लोग हैं सबसे ज़्यादा फ्लोरीन ये चाहता है कि मैं जल्दी से अपने आप को रिड्यूस कर लूँ, अपने आप को क्या कर लूँ यहाँ पर F से F- में लेके जाऊँ, अपने ऑक्सीडेशन नंबर को घटा लूँ। लेकिन ये भी तो बात है, कोई अपने आप को रिड्यूस कैसे कर सकता है, क्योंकि आपको पता है रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों साथ में चलता है। रिड्यूस कोई तभी होगा जब किसी दूसरे को ऑक्सीडाइज करेगा। तो ओवरऑल यहाँ पर याद रखना ऊपर से नीचे हम लोग जाते हैं तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ऑक्सीडेशन की पावर बढ़ने लगती है। क्या हो जाती है ऑक्सीडेशन की पावर, मतलब दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर बढ़ने लगती है। खुद को क्या कराना है रिड्यूस कराना है, दूसरे को ऑक्सीडाइज कराना है। इसलिए बताया कि अगर ऊपर से नीचे चलते हैं, ध्यान देना ऊपर से नीचे चलते हैं तो ऑक्सीडाइजिंग पावर इसका मतलब क्या होता है दूसरों को ऑक्सीडाइज करने की पावर, वो भी क्या कर जाएगी इंक्रीज करती चली जाएगी। ऐसे अगर आपसे पूरा यहाँ पर पूछ लिया जाए सबसे ज़्यादा ऑक्सीडाइजिंग पावर किसका हो जाएगा, आप बताओगे फ्लोरीन का। सबसे कम किसका होना चाहिए, आप बताओगे लिथियम का। चलिए अगर हम लोग नीचे से ऊपर की तरफ चले, नीचे से ऊपर की तरफ चले, नीचे से ऐसे ऊपर चल रहे हैं तो कहा गया यहाँ पर रिड्यूसिंग पावर बढ़ता है। ध्यान देना दूसरों को रिड्यूस करने का और खुद को ऑक्सीडाइज करने का रिड्यूसिंग पावर जो हो जाएगा वो इंक्रीज करेगा, क्योंकि यहाँ पर जैसे जैसे ऊपर जो जितना है वो अपने आप को रिड्यूस नहीं अपने आप को ऑक्सीडाइज करना चाहता है। जो जितना ऊपर है वो उतना अच्छा चाहता है कि मैं अपने आप को ऑक्सीडाइज करूँ। अपने आप को ऑक्सीडाइज कैसे कर सकता है, दूसरे को रिड्यूस करके। इसलिए बताया गया अगर हम लोग नीचे से ऊपर चलते हैं कौन सी पावर बढ़ेगी, रिड्यूसिंग पावर वहाँ पर इंक्रीज करती चली जाती है। समझ में आया सबको। तो कहने का मतलब पूरा इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज के बारे में ये कैसे बनाया गया, हम लोग ऊपर से नीचे चल के इसको पढ़ते हैं, SREP के बढ़ते हुए क्रम में बनाया गया है। और ऊपर से नीचे जाते हैं और कौन सी घटना घटती है, आप बताओ ऑक्सीडाइजिंग पावर क्या हो जाती है, वो बढ़ती चली जाती है। ठीक है, इसका उल्टा कर जाते हैं, नीचे से ऊपर जाएंगे SREP घटेगा, नीचे से ऊपर जाएंगे तो रिड्यूसिंग पावर बढ़ता चला जाता है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज। ठीक है, अगर आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज याद है, ठीक है, तो आप उसकी वजह से और क्या क्या जानकारी इकट्ठा कर सकते हैं, क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सीख सकते हैं, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं, इसके एप्लीकेशंस के बारे में। सबसे पहले यहाँ पर बताया गया पहला, जो कि मैंने आपको वहाँ पर जब मैंने वहाँ पर बनाया था तभी मैंने आपको बता दिया था। कहा गया अगर रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल क्या चाहता है, वो दूसरे को रिड्यूस करना चाहता है, क्योंकि मेटल क्या होते हैं बहुत अच्छे इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर के होते हैं। ठीक है, वो अपने ऊपर प्लस चार्ज लाना चाहते हैं। और प्लस चार्ज कब लाएंगे, जब वो क्या करेंगे अपने इलेक्ट्रॉन को निकालेंगे किसी दूसरे को देंगे, और जो लेगा वो क्या करेगा रिड्यूस होगा। इसलिए बताया गया इनके पास रिड्यूसिंग पावर होती है। और बताया गया अगर मेटल चार्ज दे दिए जाएँ और आपसे पूछा जाए बताओ उनके रिड्यूसिंग पावर का ऑर्डर अरेंज कर सकते हैं, आप बताओगे हाँ। SREP का
क्या हो जाता है, इनवर्स हो जाता है। ठीक है, जिसका SREP सबसे कम होगा उसकी रिड्यूसिंग पावर क्या हो जाएगी, सबसे ज़्यादा हो जाएगी। इसीलिए बताया गया रिड्यूसिंग पावर ऑफ मेटल, या फिर हम कह दें वहाँ पर, ठीक है, अगर हमसे कह दिया जाए इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर ऑफ मेटल, ये सब के सब क्या हो जाते हैं, SREP के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाते हैं, स्टैंडर्ड रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के इनवर्सली हो जाते हैं। जिसकी वैल्यू सबसे कम वो क्या हो जाएगा, सबसे ज़्यादा। क्योंकि आपको पता है ऊपर से नीचे की तरफ पढ़ते थे, जो सबसे ज़्यादा ऊपर है उसके SREP की वैल्यू सबसे कम है, सबसे कम है, सबसे कम है, तो मतलब उसके पास क्या हो जाएगा, रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा है। जैसे एक्वस मीडियम अगर लिथियम की बात करते हैं उसके पास क्या हो जाता है, रिड्यूसिंग पावर सबसे अच्छा माना जाता है। समझ में आया, तो ये हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं ऑक्सीडाइजिंग पावर की। ऑक्सीडाइजिंग पावर ऑफ नॉन मेटल, नॉन मेटल के रिस्पेक्ट में ऑक्सीडाइजिंग पावर को देखते हैं और बताया गया ये क्या हो जाता है, SREP के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। मतलब जितना ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगा SREP की वैल्यू, उतनी ही ज़्यादा वहाँ पर क्या हो जाएगी, ऑक्सीडाइजिंग पावर। जैसे कि हम लोग बात करते थे वहाँ पर I2 Br2, ठीक है, Cl2 F2 की बात करते हैं, और आपको पता है I2 ऊपर था, फिर यहाँ पर Br2 था, फिर यहाँ पर Cl2 था, सबसे नीचे कौन था, F2 था। F2 की जो सबसे नीचे उसके SREP की वैल्यू सबसे ज़्यादा। इसका मतलब इन चारों में से अगर हमसे पूछा जाए SREP की वैल्यू सबसे ज़्यादा किसकी है, F2 की है, तो ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा किसकी हो जाएगी, F2 की, उसके बाद Cl2 की, उसके बाद Br2 की, उसके बाद I2 की हो जाएगी। तो कहने का मतलब यहाँ पर आपको ये समझ में आना चाहिए, ये ऑक्सीडाइजिंग पावर का ऑर्डर हुआ। ऑक्सीडाइजिंग पावर किसकी ज़्यादा, जिसकी SREP की वैल्यू ज़्यादा। पर SREP वैल्यू कैसे, जैसे जैसे नीचे जाते हैं SREP बढ़ता है, ऑक्सीडाइजिंग पावर बढ़ती चली जाती है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। फिर बात करते हैं थर्ड यहाँ पर, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड के थर्मल स्टेबिलिटी की बात करते हैं। तो यहाँ पर यह बताया गया हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल के ऑक्साइड, याद रखना हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल के ऑक्साइड की बात करते हैं, वो थर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और एल्युमिनियम आपको पता है हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाता है। ठीक है, आप इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज देखोगे आपको वहाँ पर मिलेगा एल्युमिनियम हाइड्रोजन के ऊपर पाया जा रहा है, और उसका ऑक्साइड जो बनेगा वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, बहुत ही थर्मली स्ट्रॉन्ग होगा। तो आप उसको हीट करोगे तो डिसोशिएट नहीं होगा। लेकिन अगर हाइड्रोजन के नीचे के जो भी मेटल्स वगैरह हैं, अगर उनके ऑक्साइड की बात करते हैं, जैसे हाइड्रोजन से जस्ट नीचे पाया जाता है कॉपर, और कॉपर का ऑक्साइड यहाँ पर CuO लिया, इसको हीट करते हैं तो ये क्या कर जाता है, डिसोशिएट हो जाएगा Cu2O में, और यहाँ पर ऑक्सीजन भी रिलीज होती है। तो क्या समझ में आता है, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ मेटल ऑक्साइड की बात करेंगे। अब बताओगे हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल के ऑक्साइड थर्मली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, आप हीट दोगे तो वो टूटेंगे नहीं। लेकिन उसके नीचे वाली अगर बात करते हैं वो थर्मली ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होते, थोड़ा सा टेम्परेचर दिया वो डिसोशिएट हो जाते हैं। जैसे सिल्वर भी आपको पता है ये हाइड्रोजन के नीचे ही पाया जाता है, यहाँ तक कि कॉपर के भी नीचे पाया जाता है। अब बताइए इसके भी ऑक्साइड को हमने क्या किया, हीट किया, ये भी क्या हो जाता है, ये डिसोशिएट हो जाता है। तो क्यों डिसोशिएट हुआ, क्योंकि ये थर्मली ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं। तो इससे भी ये कॉन्सेप्ट बन जाता है हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले मेटल के ऑक्साइड थर्मली बहुत ही कम स्टेबल होते हैं, और उसके ऊपर पाए जाने वाले हाइड्रोजन के ऊपर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। स्ट्रॉन्ग का मतलब टेम्परेचर दोगे जल्दी वो टूटने वाले नहीं हैं। चलिए अगले एप्लीकेशन की बात करते हैं। अगला एप्लीकेशन यहाँ पर कहता है डिस्प्लेसमेंट ऑफ रिएक्शन। यहाँ पर हम लोग डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन की बात कर रहे हैं, कोई किसी को हटाने वाला है, कौन किसको हटाएगा उसको देखते हैं। इसमें नंबर 1 ए वाला जो केस यहाँ पर दिखाया गया, ठीक है, ए वाला बताया गया है कि हम लोग यहाँ पर किसको हटा रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम डाइल्यूट एसिड। अगर कोई डाइल्यूट एसिड दे दिया जाए और डाइल्यूट एसिड है और वो कहा जाए उस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को कौन बाहर निकाल सकता है, उस डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को कौन बाहर निकाल सकता है, बताया गया। यहाँ पर याद रखना कहा गया कोई भी ऐसा मेटल जो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर पाया जा रहा है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में हाइड्रोजन के ऊपर पाया जा रहा है। जैसे यहाँ पर हाइड्रोजन हुआ, ठीक है, इसके ऊपर इसके नीचे, तो यहाँ पर जो ऊपर वाले मेटल होंगे वो डाइल्यूट एसिड से क्या करेंगे, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे, और हाइड्रोजन के नीचे पाए जाने वाले मेटल डाइल्यूट एसिड से उसको रिप्लेस नहीं कर पाते। जैसे एग्जांपल से समझते हैं इसको, जैसे जिंक की बात करते हैं, आपको पता है जिंक क्या होता है, हाइड्रोजन के ऊपर पाया जाता है। ये एक डाइल्यूट एसिड जिसका नाम है H2SO4, इससे इसकी रिएक्शन कराएगी, हीट किया गया, इसने क्या किया, यहाँ पर दिख रहा है आपको, हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देता है, हाइड्रोजन को बाहर निकाल देता है, डिस्प्लेस कर देता है, और यहाँ पर ZnSO4 बना लेता है। फिर हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर CuSO कॉपर लेके चलते हैं, और कॉपर को क्या करते हैं, डाइल्यूट एसिड से रिएक्शन कराते हैं, हीट करते हैं। अगर आप सोचते हैं वहाँ पर ये भी इसकी तरह CuSO4H2 बनाएगा तो ये गलत है, ये नहीं कर पाता है। ध्यान रखना ये नहीं कर पाता है, क्यों, क्योंकि कॉपर कहाँ पर पाया जाता है, हाइड्रोजन के जस्ट नीचे कॉपर पाया जाता है, ये नहीं कर पाएगा। जो हाइड्रोजन के ऊपर पाए जाते हैं वही डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर सकते हैं। और ये सारी चीज़ें कौन ऊपर पाया जाता है कौन नीचे पाया जाता है कैसे पता चलेगा, आपको वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पता होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पर बात करते हैं, आगे देखते हैं। आगे बताया गया डिस्प्लेसमेंट ऑफ हाइड्रोजन फ्रॉम वाटर बाय मेटल।
ठीक है, इस बार क्या करते हैं, वाटर लेके चलेंगे और देखते हैं पानी से कौन हाइड्रोजन को हटा सकता है, क्योंकि वाटर में भी हाइड्रोजन पाया जाता है, उससे कौन हटा सकता है। ठीक है, यहाँ पर बताया गया, इसके लिए याद रखना, यहाँ पर एक रेफरेंस पॉइंट चलता है आयरन। वाटर की बात हो रही है, वाटर से कौन मेटल हटा सकता है। ठीक है, बताया गया आयरन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल, आयरन के ऊपर पाए जाने वाले मेटल डिस्प्लेस कर देते हैं। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन को हटा देंगे, आयरन के नीचे पाए जाने वाले मेटल क्या करते हैं, नहीं हटा पाता है। ठीक है, आयरन के ऊपर पाए जाने वाले क्या करते हैं, मेटल वाटर से हाइड्रोजन को हटा देते हैं, आयरन और आयरन से नीचे पाए जाने वाले मेटल नहीं हटा पाते। लेकिन बताया कि अगर आयरन भी नहीं हटा पाता, लेकिन इसके ऊपर वाले हटा पाते हैं। आयरन के केस में बताया कि अगर वहाँ पर हॉटेड आयरन वाटर लेते हैं, ठीक है, वाटर की वेपर को पास किया जाए, वाटर की वेपर को हम लोग इस आयरन के ऊपर पास करते हैं। ठीक है, वाटर की वेपर को इस रेड हॉटेड आयरन के ऊपर पास करते हैं, तो उस कंडीशन में ये भी हाइड्रोजन को हटा देता है। लेकिन वो एक कंडीशन है, नॉर्मल कंडीशन की बात करते हैं, आयरन के जो ऊपर पाए जाते हैं मेटल वही हटा पाते हैं, आयरन और आयरन के नीचे वाले नहीं हटा पाते हैं। ठीक है, वाटर से हाइड्रोजन को। चलिए अगला बात करते हैं, यहाँ पर 5th नंबर का एप्लीकेशन। कहा गया इस बार मेटल को मेटल से हटाना है। ठीक है, अभी तो डाइल्यूट एसिड से हाइड्रोजन को हटाना था। ठीक है, बताया गया वाटर से हाइड्रोजन को हटाना था, अब मेटल से मेटल को हटाना है, कौन हटा सकता है। तो यहाँ पर बताया गया, यहाँ पर कॉन्सेप्ट समझना, कहा गया एक मेटल दूसरे मेटल के साल्ट के सोल्यूशन से उसको हटा सकता है, एक मेटल दूसरे मेटल को उसके साल्ट के सोल्यूशन से हटा सकता है। लेकिन एक चीज़ याद रहे, जो मेटल हटाने वाला है वो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में ऊपर पाया जाना चाहिए। ठीक है, कहाँ पर, ऊपर होना चाहिए। ठीक है, जो हटने वाला है वो नीचे पाया जाना चाहिए। जैसे यहाँ पर पहले रिएक्शन में आपको दिख रहा है, यहाँ पर आयरन और निकिल, आयरन है, आयरन क्या करने वाला है, NiSO4 से निकिल को हटाने वाला है। अब बात आती है कि हटा देगा कि नहीं हटा देगा। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में याद रखना, आयरन क्या होता है, ऊपर पाया जाता है, निकिल क्या होता है, नीचे पाया जाता है। तो आप बताओगे हटाने वाला ऊपर है और हटने वाला नीचे है इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में, तो आसानी से रिएक्शन वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा। फिर ऐसे हम लोग बात करते हैं जिंक है और CuSO4 का सोल्यूशन है। तो आपसे कहा जाए क्या ऐसा कुछ हो सकता है, आप बताओगे हाँ, जिंक तो ऊपर पाया जाता है। ठीक है, और यहाँ पर कॉपर क्या होता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे होता है। तो जिंक क्या करेगा, यहाँ से कॉपर को हटा देगा और यहाँ पर ZnSO4 बना देगा। आप बताओ ये भी अच्छे से हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक रिएक्शन मैंने और लिखी है, इस बार कॉपर लिखा है और ZnSO4 का सोल्यूशन लिखा गया। फिर आपसे पूछा क्या कॉपर ऐसा कुछ कर सकता है, ZnSO4 के सोल्यूशन से क्या कर सकता है, यहाँ पर Zn को हटा सकता है, नहीं। क्यों नहीं हटा पाया, क्योंकि कॉपर क्या हो जाता है, खुद इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जा रहा है। ठीक है, नीचे पाया जा रहा है, अपने ऊपर वाले किसी भी साल्ट को, किसी भी मेटल के साल्ट के सोल्यूशन से मेटल को नहीं हटा सकता है। ऊपर वाला नीचे वाले को हटा सकता है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटा सकता है। तो ये मेटल से मेटल का डिस्प्लेसमेंट हो गया। और सबसे लास्ट यहाँ पर देखते हैं, बताइए नॉन मेटल डिस्प्लेसमेंट। एक कोई नॉन मेटल है, कोई दूसरे नॉन मेटल को कैसे हटा सकता है। देखो यहाँ पर समझना, अभी मेटल से मेटल को हटाना था तो मैंने बताया ऊपर वाला नीचे वाले को हटा देता था। ठीक है, लेकिन नीचे वाला ऊपर वाले को नहीं हटाता। लेकिन नॉन मेटल में इसका जस्ट उल्टा हो जाता है, नीचे वाला क्या करता है, ऊपर वाले को हटा देता है, नीचे वाला ऊपर वाले को हटा देता है, लेकिन ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं हटा पाता है। तो यहाँ पर ये होता है, बताया गया अगर कोई नॉन मेटल जो किसी नॉन मेटल को हटाना चाहता है, अगर वो क्या कर जाता है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में नीचे पाया जा रहा है जिसको हटाने वाला है, तब तो वहाँ पर डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। जैसे मैंने आपको बताया था, ठीक है, आयोडीन ऊपर था, उसके बाद ब्रोमीन का नंबर आता था। ठीक है, इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में क्लोरीन का आता था और सबसे नीचे कौन आता था, फ्लोरीन आता था। तो कहने का मतलब फ्लोरीन अगर चाहे तो आयोडीन, ब्रोमीन और क्लोरीन सबको क्या कर सकता है, उनके साल्ट के सोल्यूशन से हटा सकता है। अगर क्लोरीन की बात करते हैं, क्लोरीन क्या कर सकता है, आयोडीन और ब्रोमीन वाले को उसके साल्ट के सोल्यूशन से हटा सकता है। और ब्रोमीन किसको हटा सकता है, आप बताओगे आयोडीन को हटा सकता है उसके साल्ट के सोल्यूशन से। लेकिन अगर आपसे पूछा जाए कि आयोडीन किसी को हटा सकता है, आप बताओगे नहीं, क्योंकि ये सबसे ऊपर, क्योंकि यहाँ पर जो डिस्प्लेसमेंट चलता है, नीचे वाला अपने ऊपर वाले को उसके साल्ट के सोल्यूशन से हटा देता है। ठीक है, यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट याद रखना है। क्यों होता है, क्योंकि आपको पता है इसकी ऑक्सीडाइजिंग पावर सबसे ज़्यादा, फिर ये ऐसा होता है। जैसे कि यहाँ पर मैंने लिखा Cl2 के Br का, यहाँ पर Br का ब्रोमीन का एक साल्ट का सोल्यूशन है और यहाँ पर Cl2 जाने वाला है, इसको हटाने। सवाल आता है हटा देगा कि नहीं, तो आपको क्या दिख रहा है, अगर हटाने वाला नीचे है तो क्या कर सकता है, हटा सकता है। क्लोरीन आपको नीचे दिखाई दे रहा है, इसका मतलब क्लोरीन क्या करेगा, KBr से Br को बाहर निकाल देगा और वहाँ पर KCl का फॉर्मेशन कर लेगा। फिर जैसे मैंने यहाँ पर लिखा आयोडीन,
क्या आयोडीन भी ऐसा कर सकता है के बी आर से बी आर को हटा दे और वहाँ पर के आई का फॉर्मेशन कर लेने? क्योंकि आपको पता है आयोडीन कहाँ पर है, ब्रोमीन के ऊपर है, ऊपर वाला नीचे वाले को नहीं हटा पाता है। ये नॉन मेटल का केस है, आप बताओगे ऐसा नहीं होने वाला है। तो यहाँ पर कुछ इसके एप्लीकेशंस थे जो कि आपको याद रखना है, ठीक है, इससे क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है दोस्तों। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं, अगला जो टॉपिक है यहाँ पर नॉन-स्टिक इक्वेशन के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। देखते हैं यहाँ पर नॉन-स्टिक इक्वेशन में क्या होता है, ठीक है। इसका फॉर्मूला हम लोग देखते नहीं कैसे इसको डिराइव किया गया, डायरेक्टली आते हैं यहाँ पर, हम लोग रिवीजन कर रहे थे। यहाँ पर इसका फॉर्मूला आपको याद रखना है, ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT अपॉन NF log बेस 10Q, ठीक है। ये होता है नॉन-स्टिक का इक्वेशन, ठीक है। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो आपको इक्वेशन पता होना चाहिए, यहाँ पर ये होता है। और आपको पता है Q यहाँ पर क्या है, जिसको लोग कहते हैं रिएक्शन क्यूसेंट। जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू को निकाला जाता था, वैसे इसको भी निकाला जाता है, ठीक है। उसी की तरह यहाँ पर भी निकाला जाता है, ठीक है, रिएक्शन क्यूसेंट है। अब यहाँ पर ये बताया गया कि R की वैल्यू एक्चुअली एक कांस्टेंट होता है R, ठीक है, गैस कांस्टेंट है, वैल्यू 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल है, ठीक है। टेम्परेचर भी अगर वहाँ पर लगभग नॉर्मल क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर क्या किया जाता है 25 डिग्री सी, मतलब यहाँ पर 298 केल्विन। और आपको पता है फैराडे कितना हो जाता है 96500 कूलम होता है, एक फैराड ये होता है। तो कहा गया इन सारी वैल्यू को अगर यहाँ पर रख देते हैं, ठीक है, रखने के बाद जा करके आपका एक यहाँ पर जो जिससे क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है वो यहाँ पर ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। ई सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.059 अपॉन एन लॉग बेस 10Q बन जाता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आपको याद रखना है, किससे डिराइव हुआ, यहाँ पर जो भी कांस्टेंट वाली वैल्यू थी उसको रख दिया गया और यहाँ पर हम लोग इसको बना लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर अगर आपसे पूछा जाए कंसंट्रेशन का इफेक्ट क्या होगा इस फॉर्मूले पे, आपको कैसे दिखने वाला है, वहाँ पर ई सेल की वैल्यू देखो, ई नॉट सेल जो होता है ये कांस्टेंट होता है, याद रखना। ये क्या हो जाता है, एक वैल्यू फिक्स वैल्यू है, मतलब एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर उस सेल की वैल्यू को मापा गया। जाहिर सी बात स्टैंडर्ड कंडीशन में इसकी वैल्यू तो फिक्स होगी, लेकिन हाँ ये क्या होगा, ये फिक्स नहीं होगा ई सेल। तो यहाँ पर आपसे यही पूछा जाएगा कि अगर कंसंट्रेशन में परिवर्तन करते हैं तो उसकी वजह से ई सेल में क्या परिवर्तन आ जाएगा, ई सेल में क्या परिवर्तन आएगा। आप देखो, आप खुद देखो, अगर यहाँ पर किसी कारणवश आपके Q की वैल्यू बढ़ेगी, जब Q की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल ये वाली वैल्यू बढ़ जाएगी, है कि नहीं। जब Q की वैल्यू बढ़ेगी तो ओवरऑल पूरी वैल्यू इस साइड वाली बढ़ जाएगी। और आपको पता है, और ये माइनस के साथ है, इसका मतलब ये वैल्यू तो फिक्स है, ठीक है, ये वैल्यू तो फिक्स है। और अगर यहाँ पर इस साइड वाली वैल्यू बढ़ने लगेगी तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, डिफरेंस हमेशा कम आएगा। जैसे मान लिया इसकी वैल्यू 25 है, ठीक है, अभी इसकी वैल्यू 10 है, तो अभी आपने घटाया, क्या हो जाता है, आपको वहाँ पर कितना मिल जाता है, ठीक है। अगर ये 25 है, ये 10, आपको 15 मिलता है। फिर आपने क्या किया, Q की वैल्यू को और बढ़ा करके क्या किया, 10 से इसको क्या कर देते हैं आप, वहाँ पर इसको बढ़ा करके 20 कर देते हैं, ठीक है, 20 कर देते हैं। तो और ये अगर ये 25 है, इसका मतलब जैसे वैल्यू बढ़ रहा है, आप डिफरेंस करेंगे क्या हो जाएगा, 25 में से 20 घटाया, वहाँ पर 5 है। तो कहने का मतलब जैसे जैसे ये वैल्यू बढ़ेगी ओवर ई सेल की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है सबको, ठीक है। तो कहने का मतलब Q की वैल्यू बढ़ी तो यहाँ पर ई सेल की वैल्यू घट जाएगी। इसका मतलब इन दोनों का एक उल्टा रिलेशन आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है। ईएमएफ ऑफ शेल और यहाँ पर रिएक्शन क्यूशेंट के बीच में एक उल्टा रिलेशन चलता है। अगर Q की वैल्यू बढ़ेगी तो वहाँ पर एक चीज़ याद है, वहाँ पर क्या हो जाएगा, E की वैल्यू घटती चली जाएगी। चलिए यहाँ पर एक क्वेश्चन से समझते हैं इसको हम लोग, ठीक है। कंसंट्रेशन का क्या इफेक्ट होता है ईएमएफ ऑफ गैल्वेनिक सेल के ऊपर, देखते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रिएक्शन बताएगी और यहाँ पर 25 डिग्री सी टेम्परेचर दिया गया। कहा गया पहले वाले Zn2+ में 1 मोलर कंसंट्रेशन है, ठीक है। और दूसरे में क्या बताया गया, यहाँ पर कॉपर भी 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है, ये भी 1 मोलर कंसंट्रेशन के साथ है। इसका ईएमएफ ऑफ शेल E1 है और रिएक्शन क्यूशेंट Q1 है। फिर दूसरे में बताया गया, चलो ठीक है, जिंक की कंसंट्रेशन Zn2+ की कंसंट्रेशन को 1 मोलर ही रखा गया, लेकिन Cu2+ का यहाँ पर देखो 1 मोलर था, लेकिन यहाँ पर 0.1 मोलर कर दिया। और बताया गया इस दौरान आता है यहाँ पर A2 और Q2 आता है। फिर थर्ड वाले में कहा गया इस बार Zn2+ के कंसंट्रेशन को 0.1 मोलर किया गया और कॉपर 2+ के कंसंट्रेशन को भी क्या कर दिया गया, यहाँ पर 0.1 मोलर किया गया है, ठीक है। कॉपर 2+ के कंसंट्रेशन को 0.1 नहीं, यहाँ पर 1 किया हुआ, ठीक है। यहाँ पर 1 मोलर कर देता है। और यहाँ पर E3 और Q3 है। आपसे पूछा जा रहा है E1, E2, E3 में क्या रिलेशन होगा, ध्यान से समझना। E1, E2, E3 में क्या रिलेशन होगा आपको कैसे बताना है। तो आपको क्या करना है, E1, E2, E3 का रिलेशन, ठीक है, बताने के लिए आपको Q1, Q2, Q3 की मदद लेनी पड़ेगी। आपको क्या करना है, Q1, Q2, Q3 की रिलेशन को देख लेना, क्योंकि ये कैसे मिलता है, आप बताओ। कंसंट्रेशन अगर हमको मिल जाए तो हम वहाँ पर Q1, Q2, Q3 को निकाल सकते हैं, ठीक है। और Q1, Q2, Q3 का जो रिलेशन होगा उसका जस्ट उल्टा रिलेशन क्या हो जाएगा,
E1 E2 E3 का हो जाएगा। जैसे कि हम लोग बात करते हैं इसमें जितनी भी रिएक्शन लिखी गई हैं आपको यही दिख रहा है Zn प्लस Cu2 प्लस, ये कहाँ पर जा रहा है Zn2 प्लस और Cu सॉल्यूट, ठीक है, यही हो रहा है वहाँ पर। और आपको पता है जो आयंस है वो एक्वस फॉर्म में होते हैं, ठीक है, और यहाँ पर ये सॉलिड है, ये सॉलिड है। अगर इसके लिए Q की वैल्यू को निकाला जाए तो Q की वैल्यू क्या, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन और सॉलिड वाले की कंसंट्रेशन को 1 मान लिया जाता है, तो उसको लिखेंगे नहीं। आप बताओगे Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन अपान क्या पर रिएक्टेंट, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हो गया, फिर रिएक्टेंट में कौन है, इसी को लिखा जाएगा, तो सॉलिड इसको नहीं लिखते हैं। यहाँ पर आप बताओगे Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन। तो ऐसे हम लोग को निकालना था Q, ठीक है। तो Q निकालने का तरीका अब देखते हैं। यहाँ पर Q1 की वैल्यू क्या आनी चाहिए, Q1 बराबर बताओ क्या हो जाएगा। अगर हम लोग देखते हैं यहाँ पर Q1, तो आप बताओगे प्रोडक्ट में कौन है Zn2 प्लस, Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितनी है 1 अपान, बताओ Cu2 प्लस कौन है, कितना है कंसंट्रेशन 1, तो आप बताओगे Q1 की वैल्यू आ गई 1। अच्छा यहाँ पर Q2 की वैल्यू देखते हैं, Q2 में एक बार फिर से बताएंगे Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन होगा Cu2 प्लस की। अच्छा बताओ यहाँ पर Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन कितना है 1, Cu2 प्लस की कितनी है 0.1, कितना आ जाएगा 10, ठीक है, यहाँ पर 10 आ जाता है। अगर Q3 की बात करते हैं एक बार फिर से Zn2 प्लस की कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर 0.1 और अपान Cu2 प्लस की कंसंट्रेशन मतलब यहाँ पर क्या आ जाएगा 1, तो आ जाएगा कितना 0.1। तो आप खुद देखो यहाँ पर Q1 Q2 Q3 को अरेंज करो, आप बताओगे सबसे ज़्यादा कौन है Q2, इसके बाद किसका नंबर Q1, इसके बाद किसका नंबर Q3, ठीक है। ये रिलेशन आ जाता है Q1 Q2 Q3 में। अगर हमसे कहा जाए अब इसी की मदद से हमको क्या करना है A1 A2 A3 का रिलेशन देखना है, तो आप बताओगे यहाँ पर Q3 सबसे कम है, इसका मतलब A3 सबसे ज़्यादा, उसके बाद किसका नंबर आ जाएगा E1 का, और यहाँ पर बताया गया Q में Q2 सबसे ज़्यादा है, इसका मतलब E में E2 सबसे कम हो जाएगा। तो इससे ये समझ में आता है अगर हमें कंसंट्रेशन दे दिया जाए, 2-3 सेल दे दिए जाएँ, वहाँ पर क्या करना है सबकी कंसंट्रेशन में परिवर्तन किया जाए और वहाँ पर हमसे पूछा जाए उनके EMF सेल का एक ऑर्डर अरेंज करो, तो हम लोग क्या कर सकते हैं Q की मदद से रिएक्शन क्वेश्चन की वैल्यू को निकाल लेंगे और उसी की मदद से हम लोग क्या करेंगे E को अरेंज कर लेंगे, क्योंकि आपको पता है Q का और E के साथ में क्या होता है उल्टा रिलेशन चलता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल। तो जो भी Q का ऑर्डर होगा उसका जस्ट उल्टा E का ऑर्डर आ जाता है। समझ में आया? चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, अगर जो अभी नेक्स्ट का क्वेश्चन हम लोग पढ़ के आ रहे थे, मैंने आपको बताया E सेल बराबर A नॉट सेल माइनस 2.303 RAT अपान NF लॉग बेस 10Q, या फिर मैंने आपको बताया न्यूमेरिकल के में हम लोग क्या करते थे E सेल बराबर A नॉट सेल माइनस 0.059 अपान M लॉग बेस 10Q आ जाता था, ठीक है। अब वो क्या होता था एक कंप्लीट सेल के लिए हुआ करता था। अब क्या करते हैं उसी नेक्स्ट इक्वेशन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, आपको पता है कंप्लीट सेल किससे मिलकर बनता था, 2 हाफ सेल से मिलकर के बनता था, ऑक्सीडेशन हाफ सेल और रिडक्शन हाफ सेल। अगर एक एक करके उसके ऊपर लगाते हैं तो वहाँ पर कैसे बनता है, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट इक्वेशन फॉर हाफ सेल, और वो पहला हाफ सेल हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल। और आपको पता है ऑक्सीडेशन हाफ सेल की बात करते हैं, ऑक्सीडेशन में क्या हो जाता है, आप बताओगे कहीं पर ऑक्सीडेशन होता है तो क्या हो जाएगा, मान लिया यहाँ पर मेटल है, 0 ऑक्सीडेशन के साथ क्या करता है यहाँ पर M प्लस N ऑक्सीडेशन नंबर में चला जाता है, इसका ऑक्सीडेशन हुआ। अब इसके लिए अगर हम लोग यहाँ पर लिखते हैं, चूंकि यहाँ पर ऑक्सीडेशन हो रहा है, तो यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं E ऑक्सीडेशन बराबर E नॉट ऑक्सीडेशन, स्टैंडर्ड कंडीशन की बात हो रहा है, यहाँ पर E नॉट है, फिर क्या हो जाएगा माइनस 2.303 RAT अपान NF हो जाएगा लॉग बेस 10। और आपको पता है यहाँ पर केवल ऑक्सीडेशन हो रहा है, और आपको पता है यहाँ पर हम लोग क्या लिखते हैं इस साइड, आपको पता है यहाँ पर राइट साइड जोन है, ठीक है, कौन है राइट साइड, यहाँ पर M प्लस N इसकी कंसंट्रेशन, यहाँ पर क्या हो जाएगा लॉग बेस 10 M प्लस N की कंसंट्रेशन, ये आ जाता है, ठीक है। फिर आप बात करते हैं यहाँ पर हम लोग जानते हैं नेक्स्ट इक्वेशन क्या करता था, अगर आपको पता है किसी भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के लिए क्या होता था, टेम्परेचर की वजह से इलेक्ट्रोड पोटेंशियल डिफरेंट हो जाता है, ठीक है, कैसे परिवर्तित होता है उसको कौन बताता था, नेक्स्ट इक्वेशन। अब यहाँ पर हम लोग बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर पता चला ऑक्सीडेशन हाफ सेल के लिए नेक्स्ट इक्वेशन यहाँ पर कैसे बनाया जाता है, ठीक है, यहाँ पर मैंने बना दिया। अब इसका उपयोग हम लोग देखते हैं, कहा गया क्या इसकी मदद से आप टेम्परेचर के इफेक्ट को बता सकते हो, तो आप खुद सोचो यहाँ पर टेम्परेचर का टर्म यहाँ पर है, अगर हम टेम्परेचर को बढ़ाएंगे ओवरऑल ये सारी वैल्यू बढ़ जाएगी कि नहीं बढ़ेगा, आप खुद सोचो। यहाँ पर जब टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो एक बड़ी वैल्यू का इसमें गुणा करेंगे और बड़ी वैल्यू, और टेम्परेचर बढ़ाया तो और ज़्यादा आ जाता है। तो ओवरऑल जब हम लोग टेम्परेचर को बढ़ाएंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा, ठीक है, इस साइड वाली पूरी वैल्यू बढ़ जाएगी और इस साइड वाली माइनस की साइड वाली अगर वैल्यू बढ़ती चली जाएगी, ये तो एक फिक्स वैल्यू होती है,
ठीक है। इससे क्या करेंगे, हम क्या करते हैं, जब एक ज़्यादा वैल्यू को घटाएंगे और ज़्यादा वैल्यू को घटाएंगे, ओवरऑल यहाँ पर जो रिजल्टेंट है वो क्या हो जाएगा, कम होता चला जाएगा। तो आपको यही दिख रहा है, अगर टेम्परेचर बढ़ाया तो इस साइड वाली वैल्यू बढ़ी, तो ओवरऑल क्या हो जाएगा, ये वाली वैल्यू आपका यहाँ पर घटता चला जाएगा। ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगती है। समझ में आ रहा है सबको, ठीक है। ऐसे अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर m+n की कंसंट्रेशन को बढ़ाएंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसकी कंसंट्रेशन को बढ़ाया तो इसका मतलब ओवरऑल हम इस वैल्यू को बढ़ा रहे हैं, इस साइड की वैल्यू, माइनस की साइड की वैल्यू बढ़ेगी, और माइनस की साइड वाली अगर वैल्यू बढ़ेगी तो हमेशा आपको पता है यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी, कम होगी। तो आप यहाँ पर यही बताओगे m+n की कंसंट्रेशन को अगर इंक्रीज करेंगे तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ई ऑक्सीडेशन की वैल्यू वो घटती चली जाती है, ठीक है। टेम्परेचर बढ़ाया तब भी ये ऑक्सीडेशन घटा, और यहाँ पर कंसंट्रेशन बढ़ाया तब भी ये ऑक्सीडेशन घट जाता है। चलिए यहाँ पर अगर हम बात करते हैं, इसको हम लोग अप्लाई करते हैं रिडक्शन हाफ सेल के ऊपर, रिडक्शन हाफ सेल। और आपको पता है रिडक्शन में क्या हो जाएगा, फिर से यहाँ पर एक एग्जांपल लिया, मान लिया m+n है, ये क्या करता है, n इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और 0 ऑक्सीडेशन में चला जाता है, मतलब इसका रिडक्शन हो जाता है। इसके लिए अगर हम लोग यूज करते हैं यहाँ पर नस्ट इक्वेशन, तो आप बताओगे ई रिडक्शन बराबर ई नॉट रिडक्शन -2.303 RD अपान NF हो जाता है log बेस 10। और आपको पता है इस बार हमारा ये कहाँ पर, लेफ्ट हैंड साइड है, ध्यान रखना ये हमारा लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड है तो इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, राइट साइड में आपको कोई भी कंसंट्रेशन नहीं दिखाई दे रहा है। यहाँ पर सॉलिड है, सॉलिड के लिए कुछ नहीं लिखा जाता है, 1 लिखा जाता है। तो राइट साइड में कोई नहीं है, तो राइट साइड में क्या आ गया, 1, मतलब ऊपर राइट साइड वाले को लिखा जाता है, नीचे लेफ्ट वाले को लिखा जाता है। और लेफ्ट साइड में आपको यहाँ पर एक कंसंट्रेशन का टर्म मिला है m+n, तो यहाँ पर ये आ जाता है। तो ये रिडक्शन हाफ सेल के लिए। फिर यहाँ पर बात करते हैं इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। एक बार फिर से देखो, अगर टेम्परेचर को बढ़ाया, टेम्परेचर का टर्म तो यहाँ पर फिर से वही जगह पे है, अब टेम्परेचर को बढ़ाओगे पूरा टर्म बढ़ जाएगा, पूरा टर्म बढ़ेगा तो यहाँ पर ई रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, घटने लगेगी। तो ई रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, टेम्परेचर बढ़ाने पर वो घटने लगती है। लेकिन यहाँ पर अगर कंसंट्रेशन की बात करते हैं, अगर हमसे कह दिया जाए इस बार m+n की कंसंट्रेशन को बढ़ाओ, तो आप बताओ इसका मतलब कहाँ पर, m+n यहाँ पर बटे में है, नीचे है, ये नीचे वाली वैल्यू को आप बढ़ाते चले जाओगे तो ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाती है, ठीक है। यही तो होता है, ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, घटती चली जाएगी। और यहाँ पर जितना वैल्यू आप m+n को बढ़ाओगे ओवरऑल वैल्यू घट जाएगी, ओवरऑल वैल्यू घटेगी तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, इस बार ई रिडक्शन की वैल्यू क्या हो जाएगी, बढ़ने लगती है। तो कहने का मतलब क्या समझ में आ रहा है आपको, अगर ऑक्सीडेशन हाफ सेल रिडक्शन हाफ सेल की तुलना करते हैं, टेम्परेचर बढ़ाने पर चाहे ऑक्सीडेशन का जो यहाँ पर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होगा वो भी घटेगा, और यहाँ पर रिडक्शन का भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, यहाँ पर EMF जो है वो भी घट रहा है। लेकिन अगर बात करते हैं कंसंट्रेशन का, तो ऑक्सीडेशन के केस में कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ई ऑक्सीडेशन घटता है, लेकिन रिडक्शन के केस में क्या हो जाता है, कंसंट्रेशन बढ़ाने पर ई रिडक्शन की वैल्यू बढ़ने लगती है। समझ में आया सबको यहाँ पर। चलिए यहाँ पर हम लोग Kc के बारे में भी थोड़ा सा सीख लेते हैं, फॉर्मूला भी यहाँ पर मायने रखता है, कैलकुलेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट Kc, ठीक है। यहाँ पर Q का टर्म तो चल रहा था रिएक्शन क्वोशिएंट का, Kc का टर्म कैसे आता है इसको हम लोग बात करते हैं। यहाँ पर मैंने आपको बताया था नस्ट इक्वेशन क्या था, ई सेल बराबर ए नॉट सेल माइनस 0.059 n log बेस 10Q, ठीक है। 25 डिग्री सी की बात हो रही है, एट 25 डिग्री सी की बात हो रही है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला बन के तैयार हो जाता है। अगर हम लोग बात करते हैं कि मान लिया रिएक्शन हमारी इक्विलिब्रियम पर आ गई है, एट इक्विलिब्रियम पर है, तो याद रखना इक्विलिब्रियम पर ए नॉट सेल की वैल्यू 0 हो जाती थी, ठीक है। ए नॉट सेल की वैल्यू हो जाती है 0, और यहाँ पर Kc किसके बराबर हो जाता है, रिएक्शन क्वोशिएंट Kc Q के बराबर हो जाता था, ठीक है। यहाँ पर Kc क्या हो जाता था, बराबर Q के। तो हम लोग क्या करते हैं, अब यहाँ पर अब ये वाला टर्म हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वाला टर्म 0 हुआ, ठीक है। तो ये वाला टर्म हमारा 0 हो जाता है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं ई नॉट सेल अगर हमारा यहाँ पर 0 हो जाता है, तो यहाँ पर ई सेल बराबर आ जाएगा, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर माइनस साइन आएगा, ठीक है, माइनस साइन आ जाता है, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, -0.059 अपान n log बेस 10 Kc आ जाएगा, ठीक है। फिर यहाँ पर अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो log बेस 10 Kc की वैल्यू को निकालेंगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, माइनस यहाँ पर ये टर्म यहाँ पर आएगा, यहाँ पर ये जाएगा n ई सेल अपान 0.059 आ जाएगा, और Kc निकालना है तो आपको पता है यहाँ पर लॉग में है तो इसका एंटी लॉग ले लेंगे, यहाँ पर आ जाएगा -n ई सेल अपान 0.059। तो ये फॉर्मूला आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। समझ में आया सबको यहाँ पर, ठीक है। तो एक्चुअली यहाँ पर ई नॉट सेल नहीं, यहाँ पर क्या हो जाता है, ई सेल की वैल्यू 0 होती है,
ठीक है, ई सेल की वैल्यू 0 हो जाती है, जिसकी वजह से यहाँ पर क्या हो जाएगा आप बताओगे ई नॉट सेल बराबर, क्योंकि ये टर्म यहाँ पर 0 हो जाएगा जब हम लोग क्या करते हैं एट इक्विलिब्रियम की बात करते हैं। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा ई सेल बराबर क्या हो जाएगा, इसके बराबर हो जाता है, और यहाँ पर माइनस साइन नहीं लगेगा, बस ई सेल जहाँ पर है वहाँ पर ई नॉट सेल हो जाएगा। ठीक है, ऐसा कुछ हो जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला है, तो याद रखना यहाँ पर ई सेल 0 होता है, ना कि ई नॉट सेल 0 होता है। ठीक है, चलिए हम लोग यहाँ पर स्टार्ट करने वाले हैं इलेक्ट्रोलिसिस। मैंने आपको बताया था शुरू में, जब हम लोग इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का मैंने आपको बताया शुरू में, तो हम लोग क्या करते थे, जो 2 जोन में इसको डिवाइड कर लेते थे। पहला मैंने आपको बताया था केमिकल रिएक्शन होगा, ठीक है, मतलब कह सकते हैं केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी से हम लोग क्या करते थे की तरफ चलते थे, केमिकल एनर्जी कन्वर्ट होती थी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब हम लोग को यहाँ पर क्या करना है, कोई इलेक्ट्रिकल एनर्जी से क्या करना है, केमिकल एनर्जी को जनरेट करना है, मतलब वहाँ पर इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करके, इलेक्ट्रिसिटी को दे करके वहाँ पर किसी केमिकल रिएक्शंस को कराना है। ठीक है, हम लोग दूसरे जोन की तरफ बढ़ते हैं, और यहाँ पर आपको क्या करना है, जैसे कि मान लेते हैं यहाँ पर एक बीकर था, और बीकर में हमने क्या किया, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रोड लगा दिया। ठीक है, एक इलेक्ट्रोड को क्या किया, यहाँ पर फिर क्या करते हैं, यहाँ पर कोई भी हमारा यहाँ पर सोल्यूशन था, ठीक है, यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलाइट्स यहाँ पर भरा हुआ था, और जैसे ही आपको पता है यहाँ पर ये प्लस वाला है, ये माइनस वाला है। ठीक है, तो इसके ऊपर क्या आ जाएगा, प्लस चार्ज आ जाएगा इस इलेक्ट्रोड के ऊपर, और इसके ऊपर माइनस आ जाएगा, और प्लस वाले को हम लोग यहाँ पर एनोड कहेंगे। ठीक है, यहाँ पर क्या कहते हैं, इसको कैथोड कहते हैं। ठीक है, वहाँ पर याद रखना, वहाँ पर जिसके ऊपर माइनस चार्ज था उसको हम लोग एनोड कर रहे थे गैल्वेनिक सेल में। ठीक है, यहाँ पर क्या हो जाता है, जिसके ऊपर प्लस है उसको एनोड कहा जाएगा, जिसके ऊपर माइनस है उसको कैथोड कहा जाता है। लेकिन एक चीज़ हमेशा याद रहे, वहाँ पर और यहाँ पर AOCR आप याद रखना, यहाँ पर एनोड पे ऑक्सीडेशन और कैथोड पे रिडक्शन, चाहे गैल्वेनिक सेल हो चाहे इलेक्ट्रोलिटिक सेल। तो हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराने वाले हैं, और इलेक्ट्रोलिसिस कहाँ पर हो जाएगा आप बताओगे, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में होगा इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हो जाएगा इलेक्ट्रोलिसिस। और होता क्या है, जैसे यहाँ पर क्या करते हैं, यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। ठीक है, अगर हमने करंट का फ्लो नहीं कराया, अब इसको बैटरी से नहीं जोड़ा, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन जैसे ही यहाँ पर क्या करते हैं हम लोग इसमें इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करते हैं, जैसे यहाँ पर सर्किट को कंप्लीट करते हैं, यहाँ पर जो भी इलेक्ट्रोलाइट था वो टूटने लगता है। वो टूटेगा कैसे, प्लस माइनस। ठीक है, ऐसे वहाँ पर प्लस माइनस में क्या कर जाता है, टूटने लगता है। और आपको बताया यहाँ पर क्या होने वाला है। ठीक है, प्लस वाला कौन से इलेक्ट्रोड पे जाएगा, अपोजिट इलेक्ट्रोड, प्लस वाला है तो माइनस वाले की तरफ जाएगा। ठीक है, ऐसे माइनस वाले की तरफ जाएगा दौड़ के, और यहाँ पर माइनस वाला क्या करेगा, प्लस वाले की तरफ जाएगा। और दौड़ के क्यों जाता है ये प्लस पे, ठीक है, ये अपोजिट की तरफ क्यों जाते हैं, प्लस वाला माइनस वाले मतलब कैथोड की तरफ जाएगा। ठीक है, और माइनस वाला क्या करता है, एनायन क्या करता है, एनोड की तरफ जाता है। क्यों जाता है, क्योंकि ये जाते हैं, ये चाहते हैं कि मैं अपने आप को डिस्चार्ज करूं, मेरे ऊपर का जो चार्ज है उसको खत्म करना चाहते हैं, अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहते हैं, इसलिए क्या करते हैं, प्लस वाले माइनस की तरफ भागते हैं, जिससे कि इनके ऊपर जो ये चार्ज लेकर के ढो रहे हैं, ठीक है, उसको खत्म कर दिया जाए। ठीक है, ये पूरा प्रोसेस होता है यहाँ पर। और बताया गया कौन से इलेक्ट्रोड यूज किए जाते हैं, हमेशा जो भी इलेक्ट्रोड यहाँ पर यूज किया जाता है वो इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कौन सा इलेक्ट्रोड, इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया, जैसे प्लेटिनम हो गया, ये सब हो जाते हैं। ठीक है, क्यों यूज किया जाता है, क्योंकि यहाँ पर ये नहीं चाहिए कि पता चला जो प्रोडक्ट यहाँ पर बन रहा है वो इस इलेक्ट्रोड से रिएक्शन करने लगे, तो इस इलेक्ट्रोड का काम केवल क्या होगा, इनको डिस्चार्ज करना, इनके ऊपर का जो आयन है उसको खत्म करना, ये नहीं कि इनके साथ रिएक्शन करना, इसलिए यहाँ पर इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज किया जाता है। अब यहाँ पर ये बताया गया, चलो ठीक है, ऐसा कुछ हो रहा है, अगर यहाँ पर केवल एक टाइप के कैटायन और एनायन बन रहे हैं, एक टाइप का कैटायन और एनायन बन रहा है, तो उस कंडीशन आप आसानी से बता सकते हो कैथोड पे क्या मिलने वाला है, एनोड पे क्या मिलने वाला है। ठीक है, लेकिन अगर एक से ज़्यादा टाइप के बन रहे हैं तो वहाँ पर आपको देखना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट यूज़ करना पड़ेगा, कौन सा कैटायन पे कौन सा प्रोडक्ट बनने वाला है, एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है। जैसे एक एग्जाम्पल से मैं आपको समझा रहा हूँ, एग्जाम्पल में ये बताया गया, हम लेके चल रहे हैं, ध्यान देना, मोल्टेन NaCl। ठीक है, मोल्टेन NaCl यहाँ पर डाला गया, आपको पता है NaCl मोल्टेन है, तो वो क्या करेगा, वहाँ पर जैसे ही करंट का फ्लो कराया जाएगा, इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी, Na+ और ये Cl- में टूट जाएगा, यही तो होगा। अब हमसे कहा जाए भाई साहब रिएक्शन क्या हुई, अगर हमसे कहा जाए रिएक्शन एट एनोड, एनोड पे क्या रिएक्शन हुई होगी, तो आपको पता चल रहा है एनोड पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज, कौन जाएगा, एनायन वाला एनोड पे जाएगा, मतलब Cl- दौड़ के गया होगा एनोड की तरफ, और वहाँ पर जाकर के उसने क्या किया होगा, ठीक है, Cl- ने क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया होगा, ध्यान से समझिए, Cl- क्या किया होगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया होगा, और वहाँ पर हाफ Cl2 का फॉर्मेशन कर दिया, मतलब कि एनोड पे आपको क्या मिलेगा, Cl2 मिलने वाला है, एनोड पे क्या मिलने वाला है, Cl2 मिल जाता है। ठीक है, और अगर हमसे पूछा जाए रिएक्शन
एट कैथोड, कैथोड पे आपको क्या मिलेगा, तो आप बताओ कि कैथोड की अगर बात करते हैं तो कैथोड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव, कैथोड पे होता है नेगेटिव चार्ज, वहाँ पर कौन जाएगा, कैटायन। तो Na+ क्या करता है, ये जो एक इलेक्ट्रॉन इसने निकाला था, ये क्या करता है, उसी एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है और वहाँ पर क्या बना देता है, सोडियम। तो अगर आपसे पूछा जाए कैथोड पे कौन सा प्रोडक्ट मिलने वाला है, आप बताओगे वहाँ पर सोडियम मिलेगा। एनोड पे क्या मिलने वाला है, आप बताओगे वहाँ पर क्लोरीन मिलता है। ठीक है, ये तो केस हुआ। लेकिन अगर हमसे कह दिया जाए, ध्यान से समझना, इस बार कहा गया है अगले केस में कि आपको इस बार मोल्टेन नहीं दिया गया है, आपको एक्वस NaCl दिया गया है। तो आप खुद बताओ, अगर एक्वस NaCl दिया गया, वहाँ पर कितने टाइप के कैटायन एनायन बने हैं, आप बताओगे। अगर कैटायन की बात करते हैं, ठीक, एक्वस है तो वहाँ पर वाटर भी तो डिसोसिएट करेगा, तो कैटायन आपको वहाँ पर Na+ भी मिलने वाला है और H+ भी मिलने वाला है। ठीक है, दूसरा अगर हमसे पूछा जाए एनायन कौन कौन सा मिला, तो आप बताओगे एनायन आपको वहाँ पर क्या मिलने वाला, Cl- भी मिलेगा और OH- भी मिलता है। अब यहाँ पर कंपटीशन होगा। ठीक है, कंपटीशन क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से एक से ज़्यादा टाइप के कैटायन, एक से ज़्यादा टाइप के एनायन वहाँ पर मिल रहे हैं। अब वहाँ पर आप ऐसा नहीं कह सकते, अब आपको बताना पड़ेगा एनोड पे क्या मिल रहा है, कैथोड पे क्या मिल रहा है। तो कैसे बताएंगे, देखना, अभी मैं आपको बता रहा हूँ होता क्या। अगर हमसे बात करते हैं एनोड पे, एनोड पे आपको सेम क्या मिलने वाला है, वही आप बताओगे Cl- जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन को निकालेगा और यहाँ पर हाफ Cl2 का फॉर्मेशन, एनोड पे वही होने वाला है। लेकिन कैथोड पे यहाँ पर क्या मिल रहा था, Na। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पर क्या होता है। बताइए, कैथोड पे इस बार आपको Na नहीं मिलने वाला है। ठीक है, कैथोड पे आपको क्या मिलने वाला है, H+ क्या करेगा, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और ये हाफ H2 का फॉर्मेशन कर देगा और आपको क्या मिलने वाला, वहाँ पर H2 मिलने वाला। तो कहने का मतलब, अभी जब मोल्टेन लेके चल रहे थे, कैथोड पे सोडियम मिल रहा था, लेकिन एक्वस कर दिया तो वहाँ पर सोडियम नहीं, आपको कौन मिल रहा है, हाइड्रोजन। कैथोड पे हाइड्रोजन, एनोड पे Cl2 मिल रहा है। ठीक है, ऐसा क्यों हो रहा है, इसके बारे में लोग देखते हैं। देखो यहाँ पर बताया गया, एक कॉन्सेप्ट चलता है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। ठीक है, प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी होता क्या है कि यहाँ पर हम लोग पोटेंशियल जनरेट करते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या करते हैं, पोटेंशियल जनरेट किया जाता है, डिस्चार्ज पोटेंशियल जिसको कहा जाता है। अब यहाँ पर कंपटीशन थी सोडियम का और हाइड्रोजन का। ठीक है, सोडियम कह रहा था कि मुझको और ज़्यादा पोटेंशियल दिया जाएगा तब मैं जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होऊंगा, मैं इतने कम पोटेंशियल पर डिस्चार्ज नहीं होने वाला। मान लिया जैसे कि हाइड्रोजन कहता है कि अगर मुझको 5 पोटेंशियल मिल जाए डिस्चार्ज होने के लिए, मैं 5 पोटेंशियल पे ही जाकर के डिस्चार्ज होकर चलाऊंगा, अपने आयन को खत्म कर दूंगा। सोडियम कहता है नहीं, मुझे 10 मिलेगा तभी मैं जाऊँगा, इसके पहले मैं इसे खींच वहाँ से हिलने वाला नहीं। ठीक है, तो जाहिर सी बात है, आप जब पोटेंशियल बढ़ाओगे, पहले कौन 1 से 2 से 3 से 4 से 5 हुआ, तो पहले किसको मिला पोटेंशियल जिस पे वो डिस्चार्ज हो सकता है, हाइड्रोजन वाला पोटेंशियल इसको पहले मिल जाता है। इसलिए क्या हो जाता है, हाइड्रोजन दौड़ के जाता है, खुद को अपने आप को डिस्चार्ज पहले कर लेता है और सोडियम क्या करता है, उसको डिस्चार्ज नहीं कर पाता है। इसलिए कहा जाता है ये थ्योरी चलती है प्रेफरेंशियल डिस्चार्ज थ्योरी। जिसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल ज़्यादा होगी वो क्या करेगा, वो जल्दी जा करके वहाँ पर डिस्चार्ज नहीं होगा। जैसे सोडियम की डिमांड थी, मुझे 10 चाहिए, मुझे 10 पोटेंशियल चाहिए तब मैं जाऊँगा, मतलब इसकी डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या है, ज़्यादा है। इसलिए ये अगर इसका ज़्यादा डिस्चार्ज पोटेंशियल है तो ये जल्दी जा करके डिस्चार्ज नहीं होगा। और जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है, जैसे हाइड्रोजन का डिस्चार्ज पोटेंशियल कम था, ये जल्दी जा करके वहाँ पर डिस्चार्ज हो जाता है। तो कहने का मतलब, अगर एक से ज़्यादा कैटायन है, एक से ज़्यादा एनायन है, तो वहाँ पर मायने ये रखता है कि इसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम है। जिसका डिस्चार्ज पोटेंशियल कम होगा वो जल्दी जाकर के क्या करेगा, वहां पर डिस्चार्ज हो जाता है। समझ में आया सबको। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, थोड़ा सा हम लोग ट्रिक यूज करते हैं, क्योंकि ऐसा पूछ लिया जाता है कि कैटायन पे क्या, वहां पर कैथोड पे क्या मिलने वाला है, एनोड पे क्या मिलने वाला है, तो हम लोग कैसे इसको देखते हैं। याद रखना, अगर कभी भी एक्वस फॉर्म दे दिया जाए, याद रखना क्या, अगर कभी भी एक्वस फॉर्म दिया गया है किसी का भी, और वहां पर आपको एक्वस फॉर्म में इसमें से कोई भी आयंस मिलता है, ठीक है, Li+, K+, Ba2+, Sr2+, Ca2+, Na+, Mg2+, Al3+, Mn2+, ठीक है, अगर इसमें से कोई भी आयन आपको एक्वस फॉर्म में मिलता है तो ये कभी भी जा करके डिस्चार्ज नहीं होंगे। याद रखना, ये कभी भी डिस्चार्ज नहीं होंगे। इनकी जगह पर कौन जाएगा, आप बताओगे, वहां पर वाटर का H+ जाएगा और वो क्या करेगा वहां पर, ठीक है, इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा और वहाँ पर हाफ H2। कहने का मतलब, आपको अगर कभी भी सोल्यूशन में एक्वस फॉर्म दिया जाए और वहाँ पर इसमें से कोई भी आयंस मिल जाए तो याद रखना, ये कभी भी आपको कैथोड पे नहीं मिलने वाला है। तो कैथोड पे आपको क्या मिलेगा उस कंडीशन में,
ठीक है, कैथोड पे आपको हाइड्रोजन गैस मिलने वाली है। जैसे अभी जो मैंने केस करवाया था वहाँ पर सोडियम का केस आया था, Na+ आपको मिल रहा था एक्वस फॉर्म में, क्या वो गया था डिस्चार्ज होने? नहीं गया था। कौन गया था? हाइड्रोजन गया था। ठीक है, तो ये चीज़, इसका मतलब इन सबका डिस्चार्ज पोटेंशियल क्या होता है? काफ़ी ज़्यादा होता है। ठीक है, और ज़्यादा होगा डिस्चार्ज पोटेंशियल तो ये जल्दी जाकर के डिस्चार्ज नहीं होते। उनकी जहाँ पर हाइड्रोजन क्या होता है? वाटर वाला पार्ट जाकर के डिस्चार्ज होता है और वहाँ पर H2 देता है। फिर यहाँ पर बात करते हैं एनायन के केस में। एनायन के केस में हमेशा याद रखना, अगर कोई भी एनायन है, अगर उसके पास वहाँ पर ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है, ये ट्रिक हम लोग देख रहे हैं, कोई भी एनायन वहाँ पर सोल्यूशन में बन रहा है एक्वस फॉर्म में, अगर वहाँ पर ऑक्सीजन उसके पास है, जैसे NO2-, NO3-, CO3-, SO3, SO4, PO4-, ये सब दिया गया, ठीक है, मतलब सबके पास ऑक्सीजन है, तो इस कंडीशन में ये कभी भी डिस्चार्ज होने नहीं जाते हैं। ये कभी भी डिस्चार्ज होने नहीं जाते हैं। इनकी जहाँ पर कौन जाएगा? आप बताओगे यहाँ पर वाटर वाला पार्ट जाएगा डिस्चार्ज होने, ठीक है, वाटर वाला पार्ट जाएगा डिस्चार्ज होने, और वहाँ पर क्या बनाएगा? O2 बनाता है। कौन सा प्रोडक्ट बनाता है? O2। तो आपको एनोड पे क्या मिलने वाला है? ऑक्सीजन। तो कभी भी कोई एनायन मिल जाए एक्वस फॉर्म में जो कि ऑक्सीजन खुद लिया है, ये कभी भी वहाँ पर जाकर के एनोड पे नहीं जाएगा। एनोड पे वाटर वाला पार्ट जाएगा और वो क्या निकालेगा? वहाँ पर ऑक्सीजन को देगा। हाँ, लेकिन अगर इसके अलावा आपको Cl-, Br-, I-, ठीक है, F- ऐसा कुछ मिलता है तो आप बताओ क्या इसके पास ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन नहीं है। तो ऑक्सीजन नहीं है तो ये क्या करेंगे? खुद जाएंगे वहाँ पर Cl2, Br2, I2, F2 को जनरेट करेंगे। ठीक है, तो कहने का मतलब अगर ऑक्सीजन है तो नहीं जाएगा एनायन के केस, ठीक है, वहाँ पर ऑक्सीजन रिलीज होगी, वाटर वाला पार्ट जाके ऑक्सीजन बनाएगा, ऑक्सीडाइज करेगा वहाँ पर एनोड पे। ठीक है, और अगर हाँ उसके पास कोई भी एनायन उसके बाद ऑक्सीजन नहीं है तो ये खुद जाकर के वहाँ पर डिस्चार्ज होगा। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना है। ठीक है, इस पे क्वेश्चन पूछा जाता है। चलिए यहाँ पर हम लोग बात करने वाले फैराडे लॉ के बारे में। ठीक है, फैराडे ने क्या किया? इलेक्ट्रोलिसिस के ऊपर अपना लॉ दिया, उसको हम लोग यहाँ पर सीखते हैं। जो पहला लॉ था इसके बारे में बात करते हैं। अगर फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, यहाँ पर ये बताया गया कि मान लिया यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोलिटिक सेल है, तो यहाँ पर लोग क्या करते हैं? करंट को फ्लो कराते हैं। ठीक है, तभी तो वहाँ पर इलेक्ट्रोलिसिस, वहाँ पर आप बताओगे लिसिस स्टार्ट होगा, फिर वहाँ पर डिस्चार्ज होना भी स्टार्ट हो जाएंगे। करंट का मतलब I/T, या फिर हम लोग यहाँ पर चार्ज को देते हैं। ठीक है, चार्ज देते हैं तब जाकर के यहाँ पर प्लस माइनस वाले क्या करते हैं? प्लस माइनस वाले जा करके वहाँ पर एक दूसरे अपोजिट वाले पे जाकर के डिस्चार्ज होते हैं। अब सवाल ये आता है कितना मास प्लस का या फिर माइनस का किसी इलेक्ट्रोड पे जाकर के स्टोर हुआ, डिस्चार्ज हुआ, ये कैसे पता चलेगा? अच्छा बताओ, डिस्चार्ज होना कब स्टार्ट हुआ? जब हमने इसको चार्ज देना शुरू किया। तो फैराडे का पहला लॉ ये था, उनका ये कहना था अगर हम लोग इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं, मास क्या हो जाता है? चार्ज के, कितना चार्ज हमने दिया है उस इलेक्ट्रोलिटिक सिस्टम में, उसी के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। बताया गया डिस्चार्ज मास कितना होगा यहाँ पर, वो डिपेंड करता है किसके ऊपर? चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। और आप बताओ चार्ज का मतलब क्या? I/T भी दे सकते हैं। ठीक है, चार्ज को I/T भी लिखा जाता है। अब बात करते हैं यहाँ पर, अगर यहाँ पर इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाते हैं, यहाँ पर Z आ जाता है। Z जो होता है इसको कहा जाता है यहाँ पर कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट। Z को यहाँ पर कहा जाता है इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट के नाम से यहाँ पर जाना जाता है। ये एक कांस्टेंट है। ठीक है, ZQ लिख दो या फिर क्या लिख सकते हैं? ZI/T लिख सकते हैं। और लेकिन एक चीज़ याद है सबसे मेन, यहाँ पर Z की वैल्यू क्या हो जाती है? E/96500 हो जाता है। E यहाँ पर आपका इक्विवेलेंट वेट है। ठीक है, तो Z की यहाँ पर अगर ज़रूरत पड़ी तो हम लोग इसको रख सकते हैं E/96500, क्योंकि हमको फॉर्मूला पता है W बराबर ZIT होता है। अब Z की जहाँ पर ये वैल्यू को अगर पुट करते हैं तो W बराबर क्या हो जाएगा? E/96500, Z की जहाँ पर रखा I/T लिख दिया। अगर हम चाहे E को यहाँ पर लेके आ सकते हैं, और आपको पता है E यहाँ पर इक्विवेलेंट वेट है, W यहाँ पर वेट है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं? इसको कहा जाता है ग्राम इक्विवेलेंट। ठीक है, ग्राम इक्विवेलेंट के नाम से कहा जाएगा। और ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, तो यहाँ पर ग्राम इक्विवेलेंट बराबर चाहे W/E बोलो या फिर इसको ग्राम इक्विवेलेंट बोलो, ग्राम इक्विवेलेंट के जितने भी फॉर्मूले आप जानते हैं उसको भी आप यहाँ पर यूज कर सकते हैं। जैसे N/V क्या होता है? ग्राम इक्विवेलेंट। N/X ग्राम इक्विवेलेंट। N/V/X। तो कहने का मतलब बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, आप यहाँ पर इसकी जहाँ पर जरूरत पड़े तो आप ग्राम इक्विवेलेंट की जहाँ पर इसको यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं W/E ही होता है, क्योंकि क्वेश्चन जो मॉडर्न पूछा जा रहा है यहाँ पर बहुत सारे फॉर्मूले यूज होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया N/V भी अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेना, या फिर ग्राम इक्विवेलेंट इसी को कहते हैं। आपको बताया N/X भी यूज कर लेना, N/V/X भी जरूरत पड़े तो यूज कर लेना, और W/E तो यहाँ पर दिया गया। तो ग्राम इक्विवेलेंट के बहुत सारे फॉर्मूले होते हैं, वो भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो W/E बराबर I/T/96500, ये होता है फर्स्ट लॉ का यहाँ पर, जो कि आप न्यूमेरिकल में यूज करते हो, फैराडे का फर्स्ट लॉ। फिर बात करते हैं यहाँ पर सेकेंड लॉ की बात करते हैं। सेकेंड लॉ में ये बताया गया अगर समान मात्रा की करंट को, ठीक है, सेम अमाउंट की करंट को
डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइम के लिए वहाँ पर फ्लो कराते हैं। ठीक है, आपसे एक लेके चलो, चाहो यहाँ पर सबको जोड़ दो, इसलिए मैंने सबको क्या किया, यहाँ पर एक सीरीज में जोड़ा, क्योंकि करंट की मात्रा क्या हो जाएगी सीरीज में, हमेशा सेम होती। सेम करंट को क्या करते हैं, डिफरेंट डिफरेंट इलेक्ट्रोलिटिक सेल में हम लोग क्या करते हैं, सेम टाइम के लिए फ्लो कराते हैं। तो यहाँ पर बताया कि मान लिया पहले वाले में मास स्टोर होता है W, दूसरे वाले में W, तीसरे वाले में WC। तो बताया गया उनके मास और अपान इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, जितने भी सेल आप वहाँ 2, 4, 6 कुछ भी यूज़ करो, हमने 3 दिखाया यहाँ पर, उनके मास और अपान इक्विवेलेंट वेट का रेशियो क्या हो जाएगा, सबका सेम हो जाएगा। मास अपान इक्विवेलेंट का मतलब अभी मैंने आपको क्या बताया, उनके ग्राम इक्विवेलेंट, उनके ग्राम इक्विवेलेंट क्या हो जाते हैं, सबके जितने भी हैं जिसमें आई और सेम करंट को आपने सेम टाइम के लिए फ्लो कराया है, जितने भी वहाँ पर इलेक्ट्रोलिटिक सेल हैं सबके ग्राम इक्विवेलेंट आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर W अपान है पहले का, ये दूसरे का, तीसरे का ग्राम इक्विवेलेंट है। चलिए अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ की बात करते हैं, उसके हिसाब से अभी हम लोग सीख के आ रहे हैं W बराबर ZIT होता है। ठीक है, और मान लिया हम लोग यहाँ पर 2 ही लेके चल रहे हैं, तो यहाँ पर ऐसा भी तो हो सकता है, अगर उनके ग्राम इक्विवेलेंट जैसे मान लिया W1 अपान E1 बराबर W2 अपान E2 है। ठीक है, इसको अगर हम लोग ऐसा भी तो लिख सकते हैं, इसको यहाँ पर लेके आओ, इसको यहाँ पर लेके जाओ, W1 अपान W2 बराबर क्या हो जाएगा, E1 अपान E2। तो कहने का मतलब उनके मासेस क्या हो सकते हैं, उनके मासेस का रेशियो उनके इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर हो जाएगा। वही यहाँ पर लिखा गया W1 अपान W2 बराबर E1 अपान E2 लिख सकते हैं, और W बराबर ZIT भी लिख सकते हैं पहले फॉर्मूले से। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, चूंकि हम लोग इसको लिख सकते हैं ZIT, लेकिन यहाँ पर आपको पता है इसको 1 कहा गया, इसको 2 कहा गया। ठीक है, क्योंकि सबका अपने अपने सोल्यूशन का इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट अलग अलग होगा, लेकिन आपको पता है सब में सेम क्या था, I × T। मैंने यही तो बताया था, सेम करंट को फ्लो कराओ सेम टाइम के लिए। तो W1 W2 की यहाँ पर Z1IT और W2 की यहाँ पर Z2IT लिखा गया बराबर A1 E2। IT कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है वहाँ पर ये क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, क्योंकि सब में सेम करंट को सेम टाइम के लिए फ्लो कराया गया। अब इसके बाद यहाँ पर बताएगा इसका मतलब Z1 अपान Z2 बराबर E1 अपान E2 भी आ जाता है, मतलब उनके इलेक्ट्रोकेमिकल इक्विवेलेंट का रेशियो उनके क्या हो जाएगा, इक्विवेलेंट वेट के रेशियो के बराबर हो जाता है। ये सेकेंड लॉ था। ये दोनों लॉ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस बेसिस पे क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, किसी एक का मास इक्विवेलेंट वेट, किसी दूसरे का कुछ एक दिया जाएगा, इसमें से कोई एक पूछ लिया जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, ऐसा सेटअप वहाँ पर तैयार करके इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। ठीक है, चलिए यहाँ पर लास्ट टॉपिक हम लोग देखने वाले हैं। यहाँ पर बताया गया कुछ हम लोग यहाँ पर सीखते हैं, जैसे रेजिस्टेंस की बात करते हैं। रेजिस्टेंस का मतलब क्या हो जाता है, रेजिस्टेंस का एक सिंपल सा मतलब ये होता है जो करंट के फ्लो को क्या करता है, रोकने का काम करता है, उसको क्या कहते हैं, रेजिस्टेंस कहते हैं, और इसकी यूनिट को हम लोग क्या कहते हैं, वहाँ पर ओम कहते हैं। ठीक है, ये हो गया। अगर हमसे पूछा जाए कंडक्टेंस क्या होता है, अब बताओ कंडक्टेंस का मतलब ये होता है जो क्या करता है, करंट के फ्लो को कराता है। ठीक है, करंट को क्या करता है, कंडक्ट कराता है, करंट में फ्लो को कराने का काम करता है। ठीक है, किसी भी सर्किट में करंट के फ्लो को कराता है, उसको कहा जाता है कंडक्टेंस। और कंडक्टेंस क्या हो जाता है, कंडक्टेंस बताओगे ये हो जाता है 1 अपान रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस का 1 अपान हो जाता है क्या, कंडक्टेंस हो जाता है। ठीक है, अब इसकी मदद से हम लोग यहाँ पर आते हैं, अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। फिर यहाँ पर एक टर्म चलता है स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी, जिसको रो कहा जाता है। पता है क्या, जो हमारा रेजिस्टेंस होता है वो क्या हो जाता है, कहीं पर भी कोई वायर है या फिर कोई सिस्टम, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, हम लोग ऐसे बात करेंगे, यहाँ पर इलेक्ट्रोलाइटिक सेल है, तो यहाँ पर ये कुछ हुआ तो ऐसे, ठीक है, यहाँ पर ऐसा हुआ तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इनके बीच की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, लेंथ हो जाएगी। और यहाँ पर जो हम इलेक्ट्रोड यूज़ कर रहे हैं उसका एरिया यहाँ पर जो मैंने स्मॉल ए लिखा गया। तो कोई भी यहाँ पर सिस्टम में जो रेजिस्टेंस होगा वो क्या करेगा, जो इनके बीच की दूरी है, लेंथ है, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। जो इलेक्ट्रोड है इसके क्या हो जाएगा, क्रॉस सेक्शन एरिया के क्या हो जाएगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है हमारा रेजिस्टेंस। ठीक है, और आपको पता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के साइन को हटाएंगे, यहाँ पर एक कांस्टेंट यूज करते हैं जिसका नाम है रो, और रो को ही हम लोग कहते हैं स्पेसिफिक रेजिस्टेंस या फिर रेजिस्टिविटी। अगर रो बराबर आपको निकालना है तो हम लोग क्या निकाल सकते हैं, अब बताओ रो बराबर निकालना है आर ए अपान एल आ जाता है, यही तो आ जाएगा। रो बराबर क्या हो जाएगा, आर इंटू एल ए अपान एल आ जाएगा। चलिए एक टर्म यहाँ पर और यूज होता है जिसकी मदद से यहाँ पर आना चाहते थे हम लोग। ठीक है, इसको कहा जाता है स्पेसिफिक कंडक्टेंस, जिसको के से रिप्रेजेंट किया जाएगा। इसी की जरूरत थी जिसके लिए हम लोग इतना ऊपर वाला पढ़ रहे हैं। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, आप बताओगे। स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का जस्ट उल्टा, जैसे कंडक्टेंस क्या होता था रेजिस्टेंस का उल्टा, वैसे स्पेसिफिक कंडक्टेंस क्या हो जाएगा, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का उल्टा। इसलिए के बराबर क्या हो जाएगा, 1 अपान रो, और के बराबर 1 अपान रो, और 1 अपान रो की वैल्यू को हम लोग यहाँ से पुट करते हैं, आ जाएगा 1 अपान आर इंटू एल इंटू ए। ठीक है,
एल अपान ए आ जाएगा। और याद रखना एल अपान ए क्या हो जाता है, सेल कांस्टेंट कहा जाता है, क्योंकि आपको पता है यहाँ पर इनके बीच की दूरी में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, इसके एरिया में कोई परिवर्तन नहीं आता है किसी भी एक इलेक्ट्रोलाइटिक सेल के लिए। तो कहा गया एल अपान ए क्या हो जाएगा, किसी भी सेल का सेल कांस्टेंट कहा जाता है। तो के बराबर 1/r इंटू एल अपान ए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसी का फॉर्मूले का यूज होगा आगे। फिर हम लोग बात करते हैं इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, जिसको हम लोग यहाँ पर ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ये होता क्या है, बताया कि अगर 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, 1 ग्राम इक्विवेलेंट्स लेते हैं, उसकी वजह से क्या हो जाएगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा कंडक्टेंस हमको मिलता है उसी को कहा जाता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस बराबर हो जाएगा के फॉर क्या हो जाता है, आप बताओगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस इंटू 1000